हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोहित सिंह रावत और दोस्तों उत्तराखंड की जो जिला सीरीज है उसे हम अब से कंटिन्यू कर रहे हैं। यह हमारी पहली क्लास है और देहरादून जनपद से हम शुरू कर रहे हैं। डिटेल से हम डिस्कस करते हैं जैसे कि हमारी हर क्लासेस होती है और एनिमेशन के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके अलावा भी आपको देखने को मिलेगा। और हमारी कोशिश है दोस्तों कि जो पढ़ाई है उसे थोड़ा आसान बना दें। किताबों में डाटा बहुत होता है, याद नहीं हो पाता है, और यही चीज़ अगर हम आपके सामने प्रेजेंट करें एनिमेशन के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, तो वह चीज़ थोड़ा आसान हो जाती है याद करने में, समझने में। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको आसानी से याद करा पाएं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास से। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको अच्छा कंटेंट के साथ साथ इसकी पीडीएफ भी फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास देहरादून जिला सीरीज को। तो यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले देहरादून का जो सामान्य इतिहास है उस पर चर्चा करते हैं। डिटेल से नहीं देखेंगे क्योंकि हमने उत्तराखंड का जो इतिहास है और जो अन्य बातें हैं वो हमने इतिहास की क्लास में देखे हैं और देखेंगे भी आगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पौराणिक इतिहास की। पौराणिक इतिहास में दो चीजें हैं। एक है द्रोणाचार्य की तपस्थली, जो पांडवों के गुरु थे, कौरवों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनकी यह तपस्थली है और उनकी तपस्थली के कारण ही इसे द्रोण नगर भी कहा जाता था। तो एक प्राचीन नाम हो गया द्रोण नगर। और दूसरा एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि विराटगढ़, आपको विराटगढ़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो जौनसार भाबर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको विराटगढ़ देखने को मिलेगा। और विराटगढ़ का जो संबंध है वह भी महाभारत काल से है, क्योंकि जब विराटगढ़ की बात करते हैं ना तो विराटगढ़ में एक राजा हुआ करता था, विराट राजा। उसकी क्या थी, एक पुत्री थी जिसका नाम था उत्तरा, और उत्तरा का विवाह अर्जुन के जो पुत्र है अभिमन्यु से हुआ था। तो महाभारत काल से संबंधित है, वर्तमान में मध्यकालीन इतिहास से भी संबंधित है, लेकिन मुख्यतः जो इसका जो किंवदंती है, जो कथाएं हैं, वो विराटगढ़ को महाभारत काल से संबंधित बताती है। तो पौराणिक इतिहास से दो बातें हैं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास में हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुलिद वंश का राज रहा होगा, और कुलिद वंश किसके अधीन रहा करते थे, मौर्य वंश के अधीन रहा करते थे। इसका प्रमाण हमें मिलता है जो कालसी जो क्षेत्र है यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आपको कालसी क्षेत्र मिलेगा। कालसी क्षेत्र में हमें एक अभिलेख मिला है, कालसी अभिलेख, और इस अभिलेख की बात करें तो इससे हमें यहाँ पे मौर्य शासन की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से और प्रश्न भी बन सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। जैसे बात करें अशोक शिलालेख की, तो अशोक का जो कालसी शिलालेख है वो आपको यहाँ पे मिलेगा जॉन फॉरेस्ट द्वारा। यहाँ पे जो जॉन फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जॉन फॉरेस्ट द्वारा 1860 में इसे प्रकाश में लाया गया था। और इसकी भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा है, और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी है। लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृत, भाषा प्राकृत है, और लिपि क्या है, ब्राह्मी है। और यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी तक आपने नहीं देखी थी वो आपको देखनी है। इस लेख के अंत में 5 यवन राजाओं का वर्णन भी मिलता है। पूछा जा सकता है कि कालसी अभिलेख में कितने यवन राजाओं का वर्णन मिलता है, क्योंकि यूपीएससी डीप पूछा जा रहा है। तो 5 यवन राजाओं का कालसी अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है। और क्या बताया गया है यहाँ पे, जो हर जगह लिखा होता है, जैसे अशोक के शिलालेखों में कि जीव हत्या निषेध होगी, जनसाधारण के लिए चिकित्सा व्यवस्था होगी, वृक्ष लगवाना, धर्म प्रचार करना, माता पिता तथा गुरु का सम्मान करना, यह बातें यहाँ पे कालसी अभिलेख में लिखी गई है। तो कालसी अभिलेख में यह हो गया। इसके अलावा प्राचीन इतिहास की बात करें तो एक और हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। यह मिलता है हमें जो प्राचीन स्थल जो जगत ग्राम है, यहाँ से ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न यही था, जो यहाँ पर जो ग्राम विकास अधिकारी में कि जो जगत ग्राम बाढ़ वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, देहरादून में मिलेगा। और यहाँ पर हमें 4 अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है। किसके द्वारा, राजा सील वर्मन द्वारा, 3वीं शताब्दी में। तो प्राचीन इतिहास का ही एक भाग है। तो यह चीजें भी आप ध्यान रखें, क्योंकि यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है। इसके अलावा बात करते हैं तो यह तो हो गया प्राचीन इतिहास का, पौराणिक इतिहास का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मध्य या आधुनिक काल का जो इतिहास है। सबसे पहले देहरादून में आप देखिए दोस्तों, रानी कर्णावती द्वारा करणपुर गांव की स्थापना की गई थी। आप सभी जानते हैं रानी कर्णावती द्वारा करणपुर गांव जो देहरादून में आपको मिलेगा उसकी स्थापना की गई थी। रानी कर्णावती द्वारा यहीं पर राजपुर जो नहर है, राजपुर नहर, इसका भी निर्माण कराया गया था, जो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है। फिर इसके बाद पृथ्वीपति शाह द्वारा पृथ्वीपुर की यहाँ पे स्थापना की गई थी। और देहरादून का एक नाम इतिहासकार पृथ्वीपुर भी रखते हैं, प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम पृथ्वीपुर भी है, प्राचीन नाम द्रोण नगर भी है। किसके हैं, देहरादून के हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, 1676 में जो सिख गुरु राम राय हैं, 1676 में सिख गुरु राम राय का यहाँ पे आगमन हुआ था।
कुछ जगह 1699 लिखाई देगा आपको कुछ किताबों में, लेकिन वो गलत है। 1676 ईस्वी में सिख गुरु राम राय यहाँ पे आए थे और फतेहपति शाह द्वारा उन्हें 3 ग्राम दान दिए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आपको पूछना चाहूंगा कि वह 3 ग्राम कौन से थे। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे चौथी बात है, 1757 में यहाँ पे रुहेल आक्रमण भी हुआ था और रुहेल जो आक्रमण कराया था वो नाजी अब्दुल्ला या नाजी खान द्वारा किया गया था। तो ये हो गया। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये है कि 14 मई 1804 खुलबड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई थी और यहाँ पर गोरखा शासन स्थापित हुआ था। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से संबंधित या उत्तराखंड का जो सामान्य इतिहास है वो यही है देहरादून के संदर्भ में। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा और बात करते हैं, प्रशासनिक विकास क्रम की बात करते हैं देहरादून की। तो यहाँ पे देखिए अब ब्रिटिश काल आ गया था। अब ब्रिटिश काल की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, 1817 में देहरादून को एक जिले के रूप में घोषित किया गया। ध्यान रखना यह एक पूर्णतः जिले नहीं था, यानी ये घोषित तो किया गया था लेकिन ये सहारनपुर से अटैच था, यानी उससे संयुक्त था। प्रशासनिक जो कार्य होते थे वो मुख्यतः सहारनपुर से होते थे, भले ही जिला के रूप में घोषित किया गया था। अंततः यानी अगर पृथक रूप की बात करें तो 1871 में किया गया था। 1871 में देहरादून को एक पृथक जिले के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन इससे पहले 1817 में एक जिले के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन की भाषा समझना, पृथक पूछा जाए तो 1871, सामान्य सी बात पूछी जाए तो 1817, अपोजिट कर देना, 1817 और 17 का अपोजिट 71। तो यहां से ये हो गया। इसके अलावा यहां पे देखिए कि 1825 में देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया। अब यहाँ पे उस समय जो राज कर रहा था, जो ब्रिटिश कमिश्नर था, उसका नाम था ट्रेल। तो ट्रेल ने क्या किया कि 1825 में देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल करने का विचार किया। ज्यादा देर तक उसे सही नहीं लगा, लेकिन 1825 में इसने ये कार्य किया। फिर आगे जाके 1828 में देहरादून और जो जोनसार भाबर वाला क्षेत्र है, यह जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है जोनसार भाबर क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए अलग डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत ला गया। यानी यह जो क्षेत्र था एक, इसके लिए अलग डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था 1828 में। और फिर 1829 में देहरादून जोनसार भाबर को कुमाऊं मंडल में था पहले, यहां से हटाकर कहां रख दिया, मेरठ मंडल के अंतर्गत ला लिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कि 1829 में 1829 में देहरादून और जोनसार भाबर को संयुक्त रूप से मेरठ मंडल के अंतर्गत लाया गया। कहां, मेरठ मंडल के अंतर्गत। कब, 1829 में। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है यहां पे ये ध्यान रखिए, जून 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। एग्जैक्ट तिथि आती है तो 4 जून आता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा एक कंफ्यूज है, थोड़ा विवाद भी है। जो देहरादून जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे 1968 लिखा गया है कि गढ़वाल मंडल के अंतर्गत ये 1968 में आया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे डाटा आपको दोनों प्रोवाइड करा गया है, ऑप्शन के अनुसार जो आए क्वेश्चन में उसे आप करना। तो देहरादून.nic.in जो वेबसाइट है वहां पे इसकी तिथि 1968 है। इसके अलावा जो 1968 आपको और जगह भी मिलेगी, जो यहाँ पे देहरादून का जो यहाँ पे सेंसस आया था, तो भारत सरकार द्वारा जो सेंसस जारी किया गया था वहां पे भी जो तिथि जारी की गई है 1968 है। तो यह चीजें भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना ऑप्शन के अनुसार। तो प्रशासनिक विकास क्रम यह हो गया है। अब थोड़ा दोस्तों भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में देखेंगे, देहरादून के संदर्भ में हम नहीं देखेंगे क्योंकि इतना प्रश्न आपको नहीं पूछेगा और याद करना इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो सबसे पहले देहरादून की नहीं, हम उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से लेकर, यानी पूरब से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट पूरब तक आपको मिलेगा, और जिसकी लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर। यानी देहरादून आपको सबसे पश्चिमी जिला मिलेगा, और सबसे पूर्वी जिला आपको कहां पे मिलेगा, ये प्रश्न अभी बना था, ये आपको मिलेगा पिथौरागढ़ में। 358 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 77 34 81 02, 77 34 81 02। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं इसका, यहाँ पे अगर बात करें 31 27 डिग्री नॉर्थ से लेकर, और यहाँ पे अगर बात करें तो 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ तक। तो यह इसकी ये हो गई अक्षांशीय और देशांतरीय लंबाई। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखिए कि 320 किलोमीटर ये हो गया। अगर हम बात करते हैं अक्षांशीय यानी जो लेटीट्यूड है, इसका विस्तार की बात करते हैं, तो 2 डिग्री 44 मिनट आपको दिखेगा। कितना दिखेगा, 2 डिग्री 44 मिनट। आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए दोस्तों, 2 डिग्री 44 मिनट आपको मिलेगा। और देशांतर की बात करते हैं, देशांतर यानी यहाँ से 77 से लेकर 81 तक, तो आपको मिलेगा ये 3 डिग्री 28 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार कितना है, उत्तराखंड के संदर्भ में आपको याद करना है, देहरादून के संदर्भ में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देहरादून की भौगोलिक स्थिति देखिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ से जो आपको यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर जो क्षेत्र है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है,
और यह वाला जो क्षेत्र है, इन दोनों के पॉइंट के बीच में यानी इधर जो सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश की लगती है, यानी हिमाचल प्रदेश की आपको यहाँ पे सीमा दिखाई देगी। और उत्तर प्रदेश की सीमा आपको यहां से दिखाई देगी, यानी यहां से लेकर और इस पॉइंट तक उत्तर प्रदेश की सीमा दिखाई देगी। फिर हरिद्वार से लगती है, यानी अगर हम जनपदीय जिला सीमा की बात करते हैं तो हरिद्वार की सीमा यहां से लेकर और यहां तक, और पौड़ी जनपद की सीमा आपको यहां से लेकर यहां तक आपको पौड़ी जनपद की सीमा दिखाई देगी। यह चीजें यहाँ पे इसलिए रखी है, आप यहाँ पे ये देख सकें कि देहरादून से किस जनपद की सर्वाधिक सीमा लगती है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल की जो आपको सीमा जो दिखाई देगी वो यहां से लगाई देगी और यहां तक, यानी यहां से लेकर इस क्षेत्र से लेकर यहां तक जो कुल सीमा है देहरादून की वो टिहरी गढ़वाल से लगती है। तो सर्वाधिक सीमा टिहरी गढ़वाल से। फिर दूसरा नंबर उत्तरकाशी का आएगा यहां से यहां तक। और फिर यहां पर बात करें तीसरा नंबर आप यहां पे देख सकते हैं जैसे पौड़ी और हरिद्वार की, ये इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सर्वाधिक आपको पूछा जाएगा टिहरी गढ़वाल की। तो भौगोलिक स्थिति ये होगी, किस किस जनपद से अपनी सीमा बनाता है ये हो गया, और किस राज्य से अपनी सीमा देहरादून बनाता है यहाँ पे ये हो गया। क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और इस हिसाब से उत्तराखंड का ये 8वां जनपद है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। 8वां जनपद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। पहले 3 तो आप सभी जानते हैं, सबसे पहले चमोली, फिर उत्तरकाशी और फिर कौन सा है? पिथौरागढ़। तो ये यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं, जैसे हम भौगोलिक स्थिति की बात करें दोस्तों, देहरादून की बात करते हैं। तो देहरादून किस क्षेत्र में है? दून घाटी क्षेत्र में है। दून घाटी क्षेत्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देहरादून की बात करते हैं तो यह जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा 1200 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक। लेकिन अगर आपको देहरादून शहर की बात करें तो वो लगभग 600-700 के मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई मिलेगी। लेकिन दून घाटी जो आपको क्षेत्र मिलेगा मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलेगा। मध्य हिमालय का और नाम क्या है? लघु हिमालय, आंतरिक हिमालय, और शिवालिक की बात करें इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा दून घाटी क्षेत्र। और दून घाटी से प्रश्न क्या है? शिवालिक और मध्य के बीच में है। किसके बीच में? शिवालिक और मध्य के बीच में। चौड़ाई की बात करें तो लगभग 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलेगी। यानी अगर देहरादून जनपद की अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग आपको 25 किलोमीटर मिलेगी। लंबाई की बात करें तो लंबाई आपको 75 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। तो यहां तक ये हो चुका है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि सर्वाधिक अनुकूल वातावरण यहाँ पे मिलता है। और औसतन वर्षा की बात करें तो 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राजपुर जो शहर है यहाँ पे देहरादून का, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो क्षेत्र की जो औसत वर्षा है 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर, और लगभग 218 या 220 के आसपास जो वर्षा होती है वो राजपुर में होती है जो सबसे ज्यादा है। तो यहां तक ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये रहा हमारा देहरादून जनपद। अब जैसे हमने भौगोलिक स्थिति पढ़ ली, प्रशासनिक स्थिति में थोड़ा बात करते हैं तहसील और ब्लॉक की। तहसील कितनी है? 7 है। ब्लॉक कितने हैं? 6 हैं। तहसील 7, ब्लॉक 6। तहसील 7, ब्लॉक 6। तो तहसील 7 होगी कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा ऊपर त्यूनी क्षेत्र। त्यूनी तहसील आपको सबसे ऊपर मिलेगी। उसके नीचे आपको मिलेगा चक्राता, और फिर तीसरा जो आपको मिलेगा कालसी। त्यूनी, चक्राता, कालसी। तो हमने यहाँ पे दोस्तों डिवाइड किया जैसे समझने को आपको आसानी हो। और यह जो हमने रेफरेंस लिया है मैप का, ये हमने सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया है। तो त्यूनी, चक्राता, कालसी, त्यूनी, चक्राता, कालसी 3 तहसील हो गई। फिर आपको लगेगा विकासनगर मिलेगा, फिर देहरादून, डोईवाला, और लास्ट में आपको मिलेगा ऋषिकेश। तो ये 7 तहसील हो गई। त्यूनी, चक्राता, कालसी सबसे ऊपर है, नीचे विकासनगर, फिर देहरादून, डोईवाला, और सबसे नीचे आपको ऋषिकेश मिलेगा। ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक में आपको मिलेगा चक्राता 1, दूसरा कालसी 2, तीसरा विकासनगर, चौथा सहसपुर। ये आपको यहाँ पे मिलेगा देहरादून और विकासनगर के आसपास यहाँ पे मिलेगा सहसपुर, और इसके अलावा रायपुर और डोईवाला। तो ब्लॉक कितने हो गए? ब्लॉक हो गए यहाँ पे 6, चक्राता, कालसी, विकासनगर, रायपुर, सहसपुर, डोईवाला। ऋषिकेश ब्लॉक के अंतर्गत नहीं है। तो तहसील और ब्लॉक के हो गए। फिर थोड़ा और डिटेल से देखिए, ये है विधानसभा सीट। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 10 विधानसभा सीटें हैं। देखिए दोस्तों, डीप तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीप हम नहीं पढ़े तो अब काम नहीं चलेगा, वह जमाना चला गया है कि जब हम पढ़ते थे कि थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पढ़ लेते और काम बन जाता था। लेकिन अब आयोग डीप प्रश्न आपको पूछता है, विधानसभा सीटें कौन से हैं, कौन यहां से विजित हुआ, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे। तो डीप के लिए तैयार रहें। जितना आप डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे वह आपके लिए फायदा होगा। तो फिलहाल यहाँ पे विधानसभा सीट की बात करते हैं। तो कितनी है? 10 है। कौन कौन सी है? चक्राता है। सबसे पहले ध्यान रखना, जो चक्राता जो सीट है वो एसटी के लिए है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। तो इसके वर्तमान विधायक कौन है, इसका बारे में भी आप जरूर ज्ञात करें। इसके अलावा आपको मिलेगा राजपुर, यह एससी के लिए है। चक्राता,
राजपुर, राजपुर एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, चक्राता शेड्यूल ट्राइब के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा मसूरी, तो मसूरी क्षेत्र आपको यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे हमने ये साइन किया है। देखिए दोस्तों, हमने कोशिश की है कि जो पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी स्थिति लगभग सेम टू सेम हो, तो मैप के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं। तो मसूरी क्षेत्र आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर इसके अलावा मसूरी की बात करते हैं दोस्तों, तो मसूरी से वर्तमान में एक चीज देखिए, गणेश जोशी जी जो वर्तमान में मंत्री पद पर भी हैं, विधानसभा क्षेत्र इनका मसूरी है, विधानसभा क्षेत्र इनका मसूरी है। और इनके पास जो विभाग है वो कृषि मंत्री है। कृषि मंत्री कौन है? गणेश जोशी। गणेश जोशी कहां से? मसूरी से है। सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? गणेश जोशी है। और ग्राम्य विकास मंत्री कौन है? वह भी गणेश जोशी हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मसूरी है। यहां तक ये हो चुका है। और थोड़ा आप नीचे आओगे ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश से भी आपको एक मंत्री पद मिलेगा, वह है प्रेमचंद्र अग्रवाल। कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल ऋषिकेश विधानसभा से हैं। और इनके पास वर्तमान में बहुत से इंपॉर्टेंट पद है। सबसे इंपॉर्टेंट पद कौन सा है? वह है वित्त मंत्री का। वित्त मंत्री कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल। शहरी विकास मंत्री भी ये है, जनगणना मंत्री, विधायी व संसदीय कार्य मंत्री। तो यह जो मंत्री पद है ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के पास है। वर्तमान में ये ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से हैं। इसके अलावा कुछ और भी सीटें आप यहाँ पे देख ले, विकासनगर से हो गया, रायपुर, देहरादून, धर्मपुर, डोईवाला। और ये जो विधानसभा सीटें ये आपको कहां से मिलेगी? देहरादून के आसपास मिलेगी। तो विधानसभा सीटें 10 हो चुकी हैं। तो यहां तक दोस्तों आपको याद हो चुका होगा। डिटेल से पढ़ना बहुत जरूरी है, यही आपको औरों से 1 नंबर ज्यादा दिलाएगा। तो यहां तक हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी में यह प्रश्न पूछा गया था। आयोग ने प्रश्न थोड़ा हटके पूछा था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो आयोग ने पूछा था वो शहर यूज कर लिया था और शहर से बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, जिस कारण इस पर ऑब्जेक्शन दिया गया था। शायद डिलीट भी हो प्रश्न, लेकिन संभावना थोड़ा कम है, लेकिन चांस तो है कि वो प्रश्न डिलीट होगा। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं पॉपुलेशन की 2011 की और उत्तराखंड और देहरादून की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आयोग ने इस बार जो पूछा था वह पूछा था अर्बन जनसंख्या। क्या पूछा था? अर्बन जनसंख्या, जो नगरीय जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या है, वो कितनी है देहरादून की? और वह आपको मिलेगी 941 यानी 9,41,941। और इसी को दोस्तों अगर हम सार्थक रूप में लिखते हैं तो सार्थक रूप में इसे लिखा जाता है 9.42। यानी अगर देखिए 9 है, 0.4 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो अगर 5 से ज्यादा होती है तो पहला वाला नंबर होता है बड़ा हो जाता है, यानी 1 जुड़ जाता है। तो 9.42 लाख ये क्या है? देहरादून की नगरीय जनसंख्या है। तो इसी से थोड़ा कंफ्यूज हुए थे। और एक चीज आप यहाँ पे देखिए, 55.52%, 55.52%। उत्तराखंड में जो सर्वाधिक नगरीय जो प्रतिशत वाला जो जनपद है वो आपको कौन सा मिलेगा? यह देहरादून ही मिलेगा। कितना है? 55.52% है। और यहीं पर अगर आपको उत्तराखंड की पूछी जाती है तो वह 30.23%, यानी 30.23% उत्तराखंड की कुल नगरीय जनसंख्या है, और यानी प्रतिशतता के आधार पर। और देहरादून की बात करें तो 55.52% है, 55.52%। अगली बार आपको देहरादून की जनसंख्या पूछी जा सकती है, यह है 16,96,000, 16.96 लाख, 16.96 लाख। और यहां पर अगर बात करें उत्तराखंड की पूरी की बात करें तो आप सभी जानते हैं 10,86,292। अगर यहाँ पे बात करते हैं रूरल, यानी रूरल की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको दिखेगा 7.55 लाख। तो 7.55 लाख जो जनसंख्या है वो आपको कहाँ की मिलेगी? ग्रामीण क्षेत्र की मिलेगी, देहरादून की। और नगरीय आपको मिलेगी 9.42। तो यह बातें 2011 की जनगणना के अनुसार है, पॉपुलेशन के आधार पर है। इसके अलावा यहाँ पे है 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, देहरादून की जो 10 की वृद्धि दर है वह है 32.33%। कितनी है? 32.33%, 32.33%। और उत्तराखंड की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी है? 18.81%। उत्तराखंड 18.81% और देहरादून की केवल 32.33%। क्षेत्रफल की बात करें, आप सभी जानते हैं 3088 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और उत्तराखंड का 8वां सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल के आधार पर। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, जन घनत्व की बात करते हैं, तो देहरादून का जो जन घनत्व है 549 देहरादून का है, 649 आपको किसका मिलेगा? उधम सिंह नगर का मिलेगा। और यहाँ पे बात करें उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो टोटल है वह है 189, उत्तराखंड का है 189 यानी 189। और देहरादून की बात करें तो 549।
सेक्स रेशियो की बात करते हैं, लिंगानुपात की बात करते हैं, तो लिंगानुपात उत्तराखंड का है 963। उत्तराखंड का कितना है? 963। देहरादून का कितना है? देहरादून का है 902। 902 देहरादून का, 963 उत्तराखंड का। और यहीं पर अगर ग्रामीण और रूरल की बात करते हैं, यानी ग्रामीण और शहरी की बात करते हैं, तो ग्रामीण 921 और शहरी की बात करें तो 886। 886 शहरी है और 921 किसका है? यह है ग्रामीण क्षेत्र का। तो एक बार दोस्तों इसे दोबारा से ध्यान दीजिए और इसे यहीं पर याद करें। सबसे पहले 10 की वृद्धि दर। उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 18.81%। देहरादून की कितनी है? 32.33%। 32.33%। अब थोड़ा एग्जाम अगर आपको टफ बनाकर देगा प्रश्न, तो कैसे देगा? आपको मेल की पूछ सकता है, फीमेल की पूछ सकता है। तो 18.77% मेल हो गया और 18.786 की बात करें, 18.86 की बात करें तो महिला हो गया। तो यह चीजें भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए हल्की एक नजर में। अब यहां तक आपने यह देख लिया है, 10 की वृद्धि दर हो गया, क्षेत्रफल हो गया, जनघनत्व हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है यहाँ पे, यह है साक्षरता। साक्षरता भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी में अगर आप देखो साक्षरता की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो साक्षरता है वह है 78.82%। और इसके अलावा अगर बात करें देहरादून की, तो देहरादून की अगर साक्षरता की बात करें तो वह 84.25%। पुरुष साक्षरता 89 है और महिला साक्षरता की बात करें तो 78.54% है 2011 की जनगणना के अनुसार। थोड़ा एक डाटा एससी और एसटी का भी देख लीजिए। एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, तो कुल जनसंख्या आपको मिलेगी 18,92,000 के आसपास, यानी 18.76% पूरी उत्तराखंड की जनसंख्या का। और यहीं पर अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो यह आपको दिखेगा 2.89 लाख। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो चुका है और यह बातें आपको याद करनी है। अब यहां तक आपने देख लिया है। अब यहां पे हम थोड़ा और चीजें बात करते हैं, देहरादून की प्रमुख नहर, नदी और नदी परियोजना। आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे, नदी, नहर और नदी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने शायद नहर पहली बार सुनेंगे। तो देखिए दोस्तों, देहरादून की प्रमुख नहर की बात करते हैं तो एक नहर है, उसका नाम है राजपुर नहर। राजपुर नहर रिस्पना नदी पे आपको मिलेगी और रानी कर्णावती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रानी कर्णावती द्वारा निर्माण कराया गया था, रिस्पना नदी में आपको मिलेगा। इसका पुराना जो पुनः निर्माण है अजबू कुंवर द्वारा कराया गया था, पृथ्वीपति शाह के पुत्र द्वारा, फिर हरसेवक दास द्वारा 1817 के आसपास और पीबी काटले द्वारा 1840 और 44 के आसपास। तो राजपुर नहर काफी इंपॉर्टेंट है, रिस्पना नदी में आपको ये मिलेगा। रानी कर्णावती द्वारा इसका सबसे पहले निर्माण करवाया गया था। तो उत्तराखंड की सबसे पहली नहर भी आपको लगभग यही मिलेगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक और नहर आपको मिलेगी, वह है जाखन नहर। जाखन नदी पर आपको मिलेगी। 1855 और 63 के बीच में इसका निर्माण हुआ था, यानी 63 में इसका कंप्लीट हो चुका था, कार्य शुरू कर दिया था यहाँ से नहर के माध्यम से सिंचाई वगैरह। तो 1855 से 63 के बीच में पीबी काटले ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था, यानी निर्माण का कार्य कराया था। और इसके अलावा जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे वहां पे मिस्टर फॉरेस्ट, उनकी देखरेख में हुआ था। तो यह चीजें होगी पीबी काटले द्वारा, मिस्टर फॉरेस्ट। और जाखन जो नहर आपको मिलेगी वो रानी पोखरी के आसपास मिलेगी। देहरादून में जो रानी पोखरी स्थान है, ऋषिकेश और देहरादून के बीच में, वहां पे आपको मिलेगा। इसके अलावा एक नहर और है, खलंगा नहर, जो 1860 में इसका निर्माण हुआ था। और फिर एक नहर आप और याद करोगे, इसका नाम है कट्टा पत्थर नहर। कट्टा पत्थर नहर 1840 जब उन्होंने बनाया था, सोंग नदी पर ही आपको मिलेगा। और दोस्तों एक नहर और भी है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, आप ध्यान रखना। उस नहर का नाम है बीजापुर नहर। यह 1839 के आसपास बनाया था, टोंस नदी पर यह आपको मिलेगा। तो यह थी उत्तराखंड की प्रमुख नहरें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड की नदी तंत्र की, यानी उत्तराखंड की नहीं, हम यहाँ पे देहरादून नदी तंत्र की बात करते हैं। तो देहरादून नदी तंत्र की बात करते हैं तो एक है कारगी गांव, यहां से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिसका नाम है सिसवा नदी। क्या है? सिसवा नदी। कारगी गांव की पहाड़ियों के आसपास से नदी निकलती है, सिसवा नदी। दोस्तों इतनी बड़ी नदी नहीं है, इनका उद्गम क्षेत्र आपको नहीं पूछा जाएगा। सिसवा नदी निकलती है और सिसवा नदी की जो सहायक है यह आपको ध्यान रखनी है। दो सहायक है, एक है बिंदाल नदी और दूसरी जो सहायक है उसका नाम है रिस्पना नदी। सिसवा नदी की दो सहायक बिंदाल और रिस्पना, बिंदाल और रिस्पना। और रिस्पना नदी की बात करें तो रिस्पना नदी में एक आपको शिखर फॉल देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है शिखर फॉल, या कहां पे मिलेगा? रिस्पना नदी में मिलेगा, मसूरी के आसपास ये क्षेत्र में आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे इसी में आपको एक नहर का निर्माण कराया, जैसे हमने आपको बताया था, जिसका नाम क्या है? राजपुर नहर। रानी कर्णावती द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 36 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है वर्तमान में। और इसके अलावा मसूरी, यानी यहाँ पे जो आपको क्षेत्र दिखेगा पूरा मसूरी वाला क्षेत्र है। और यहाँ से आपको एक नदी और निकलती दिखाई देगी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सोंग नदी।
तो इन पे कंफ्यूज मत होना। बिंदाल और रिस्पना सिसवा की सहायक नदी है, फिर ये सिसवा नाम से आगे बढ़ती है और सोंग नदी में अपना संगम बना देती है। सिसवा की सहायक बिंदाल रिस्पना, और सोंग की सहायक की बात करते हैं तो आपको मिलेगी वाल्दी नदी और कालीगाड़ नदी। वाल्दी नदी और कालीगाड़ नदी। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बिंदाल को सोंग की सहायक बता देंगे, रिस्पना को सोंग की सहायक बता देंगे, जबकि रिस्पना बिंदाल सहायक है सिसवा की, सिसवा सहायक है सोंग की। तो ये हो गया। और यहीं पर जो कालीगाड़ नदी है, यहाँ पे आपको सहस्त्र धारा जलप्रपात दिखेगा। वाल्दी नदी के निकट ही है, लेकिन ये कालीगाड़ नदी पर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक स्थान आपको मिलेगा, ये मिलेगा रायवाला, जहां पर गंगा नदी से यह जो सोंग नदी है वो अपना संगम बना देती है और फिर हरिद्वार वगैरह चली जाती है। तो ये है उत्तराखंड का जो देहरादून का जो नदी क्षेत्र है, पूर्वी साइड की ओर। पश्चिमी साइड की ओर बात करते हैं, तो पश्चिमी या फिर उत्तरी साइड की ओर बात करते हैं, तो यह है यमुना नदी तंत्र वाला। देखिए दोस्तों, हमने यमुना नदी तंत्र को एनिमेशन के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से 2-3 बार क्लास ली है। एक बार हमने जब उत्तराखंड का नदी तंत्र आपको पढ़ाया था, तो वहां पे भी हमने डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से पढ़ा था। फिर हमने उत्तराखंड की जो नदी परियोजना है वहां पे भी हमने एनिमेशन के माध्यम से पढ़ा था। तो आपने वो देखा होगा, उम्मीद है। और यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, बहुत सी चीजें आपको वहां पे समझने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम देहरादून के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो देहरादून के संदर्भ में आपको जो परियोजना देखने को मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। देखिए दोस्तों, अराकोट परियोजना थोड़ा बहुत ये आपको उत्तरकाशी में मिलेगी, और थोड़ा बहुत आपको ये कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी आपको देहरादून पे। तो यह जो क्षेत्र है, जो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, ये आपको देहरादून का एरिया मिलेगा। किसका मिलेगा? देहरादून का। तो इससे नीचे वाले जो स्थान है देहरादून है, और यह सभी जो डैम है, परियोजनाएं हैं, यह आपको यमुना नदी और टोंस नदी पर देखने को मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको एक कवर कर लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये है किसाऊ डैम। तो यह तो आई टोंस नदी, वैसे तो और भी इसमें परियोजना है, आप आराम से देख लेना। जखोल सांकरी परियोजना आपको सुपिन नदी पे मिलेगा 44 मेगावाट की। नटवार मोरी परियोजना आपको तमसा नदी में मिलेगा। रूपी नदी यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ से टोंस नदी के नाम से जानी जाती है। और पावन नदी आती है, और यहीं पर पावन नदी में आराकोट परियोजना है, और यहाँ पे है त्यूणी, यानी आराकोट त्यूणी परियोजना है इसका पूरा नाम। तो त्यूणी तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो देहरादून में आता है, और आराकोट आपको उत्तरकाशी में मिलेगा। तो यह भी आप ध्यान रखें। और फिर यहाँ पे टोंस नदी पर आपको किसाऊ डैम परियोजना मिलेगी। यह जो किसाऊ डैम परियोजना है 600 मेगावाट की है। 600 मेगावाट किसाऊ डैम की परियोजना। फिर इसी के नीचे थोड़ा और आने पर आपको मिलेगा इचारी डैम, यह भी काफी प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी देखेंगे। और फिर यहीं पर थोड़ा कालसी नामक स्थान पर ये यमुना नदी से अपना संगम बना देती है टोंस नदी। तो यहां तक ये हो गया। फिर यहाँ पर जो ये टोंस नदी है, यानी आराकोट, ये डाकपत्थर नामक स्थान यहाँ पे आपको मिलेगा। डाकपत्थर नामक स्थान से यहाँ पर क्या होता है कि एक नहर का निर्माण कराया गया है। इस नहर का नाम है शक्ति नहर। तो आपने 6 नहर देख ली है देहरादून में, और इस शक्ति नहर में आपको खारा परियोजना, ढकरानी परियोजना, ढालीपुर परियोजना, और इसके अलावा यहाँ पे एक नदी और मिलेगी आपको, आसन नदी, जिसमें आपको आसन बैराज में मिलेगा। 1967 में इसका निर्माण हुआ था। ये भी काफी प्रसिद्ध है, इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये हो गया। और फिर जैसे डाक पत्थर से यहाँ से एक जो नदी निकली है, यहाँ पे एक छिबरो परियोजना 240 मेगावाट की, खोदरी परियोजना 120 मेगावाट की। फिर थोड़ा देर नीचे आने पर आपको लखवाड़ डैम, और नीचे आने पर आपको मिलेगा ब्यासी डैम। तो ये देखिए, लखवाड़, ब्यासी, लखवाड़, खोदरी, छिबरो, छिबरो, खोदरी, लखवाड़, ब्यासी, ये आपको यमुना नदी पे मिलेंगे। तो छिबरो परियोजना, खोदरी परियोजना, लखवाड़ डैम परियोजना, ब्यासी परियोजना, तो यह आपको मिलती है यहाँ पे यमुना नदी पे। यहीं पर आपको थोड़ा एक हथियारी परियोजना भी मिलेगा, तो यह भी आप यहाँ पे याद करिए। तो नदी तंत्र से संबंधित जो डैम वगैरह थी, ये थी। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जैसे लखवाड़ डैम की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इस डैम की बात करें तो 204 मीटर इसकी हाइट है, 204 मीटर। और ये देखिए 2 इंटू 60, यानी 2 मल्टीप्लाई 60 यानी 120 मेगावाट। तो 120 मेगावाट की आपको यहाँ पर एक परियोजना ऊपर मिलेगी थोड़ा, यानी ब्यासी जो परियोजना है, जो ब्यासी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो 120 मेगावाट का आपको मिलेगा, जो लखवाड़ डैम के थोड़ा नीचे है। और लखवाड़ डैम की बात करें तो यह आपको मिलेगा 300 मेगावाट की परियोजना। 300 मेगावाट की परियोजना आपको लखवाड़ डैम की मिलेगा। यहीं पर आपको हथियारी परियोजना भी मिलेगा। तो लखवाड़ डैम के ही ये पार्ट है, ब्यासी, जो ब्यासी परियोजना हो गया, हथियारी परियोजना हो गया, और इसके अलावा जो यहाँ पे हो गया लखवाड़ डैम। इसके अलावा एक चीज देखिए, एक है आपको किसाऊ डैम, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। 660 मेगावाट की आपको ये परियोजना दिखेगी, और काफी इंपॉर्टेंट ये परियोजना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं देहरादून के प्रमुख जो जलप्रपात है और झील से हम शुरुआत करेंगे। तो जलप्रपात कौन कौन से है? देहरादून के जो प्रमुख जलप्रपात आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे सबसे पहले चक्राता में। और चक्राता में आपको 3 प्रमुख जलप्रपात मिलेंगे।
कौन कौन से? देखिए दोस्तों, पहला मिलेगा आपको टाइगर फॉल, जो टाइगर जलप्रपात है वो आपको मिलेगा यहाँ पे, चक्राता में है। इसके अलावा चक्राता में ही आपको मिलेगा, वही मिलेगा आपको किमोना जलप्रपात। किमोना जलप्रपात भी आपको चक्राता में मिलेगा। और इसके अलावा एक और ध्यान रखना आपको चक्राता से, वह है मोईगाड़ जलप्रपात। तो टाइगर, किमोना और मोईगाड़, यह जो तीनों जलप्रपात है आपको चक्राता में मिलेंगे। फिर आपको थोड़ा नीचे आना है मसूरी के आसपास, यहाँ पे आपको मसूरी मिलेगा। और मसूरी में आपको जो जलप्रपात मिलेंगे काफी मिलेंगे। पहला देखिए दोस्तों, यह है झरी पानी जलप्रपात या झरी पानी जो वाटरफॉल है, आपको मसूरी के आसपास मिलेगा। इसके अलावा एक और मिलेगा मोसी जलप्रपात। यहीं पर आपको मिलेगा हाडी जलप्रपात और भट्टा जलप्रपात। हाडी जलप्रपात और भट्टा जलप्रपात। तो मसूरी में झड़ी पानी, मोसी जलप्रपात, हाडी और भट्टा जलप्रपात। और मसूरी से थोड़ा ही नीचे आने पर आपको मिलेगा राजपुर के आसपास शिखर जलप्रपात। तो यह जलप्रपात मसूरी के आसपास क्षेत्र में है। इसके अलावा दोस्तों एक और जलप्रपात आपको मिलेगा माल देवता वाटरफॉल या माल देवता जो जलप्रपात है, वह आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इतने जलप्रपात आपको इस क्षेत्र से याद करने हैं। मोसी जलप्रपात, झरी पानी जलप्रपात, हाडी और भट्टा जलप्रपात, शिखर जलप्रपात। शिखर जलप्रपात के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था। रिस्पना नदी पे आपको मिलेगा, मसूरी से काफी थोड़ा नीचे है। और मालदेवता वाटरफॉल या मालदेवता जलप्रपात, तो यह आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक जो जलप्रपात है काफी प्रसिद्ध है, वो है कैंपटी फॉल। लेकिन कैंपटी फॉल जलप्रपात देहरादून जनपद के अंतर्गत नहीं आता है, यह आता है मसूरी के अंतर्गत। और मसूरी में कहे तो मसूरी का जो टिहरी गढ़वाल वाला जो पार्ट है उसके अंतर्गत आता है। तो कैंपटी फॉल टिहरी गढ़वाल में आएगा। और बाकी यह जो जलप्रपात है आपको कहां पे मिलेंगे? ये मसूरी देहरादून में आपको मिलेंगे। तो टाइगर फॉल, किमोना फॉल और मोईगाड़ फॉल, यह आपको चक्राता में। और मसूरी में कौन कौन से हैं? मोसी, हाडी और भट्टा, फिर शिखर जलप्रपात, झरी पानी जलप्रपात और माल देवता जलप्रपात। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं देहरादून में जो प्रमुख जो झीलें हैं कौन कौन सी है। तो पहली जो झील है वो आपको मिलेगी सूर्यधार झील। काफी प्रसिद्ध है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। हाल ही में इसका उद्घाटन कराया गया था जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा। और यह जो जलप्रपात आपको मिलेगा जाखन नदी पे मिलेगा। जाखन नदी पे डोईवाला के पास आपको ये मिलेगा। और सूर्यधार झील जाखन नदी पर देहरादून में। इसके अलावा एक और है जिसका नाम क्या है? कांसरो ताल, यह भी काफी प्रसिद्ध है। ये रायवाला के आसपास, रायपुर के आसपास आपको मिलेगा। और फिर तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, यह है चंदबाड़ी ताल। तो तीन प्रमुख झीलें यहाँ पे हो गई हैं, चंदबाड़ी, कांसरो और सूर्यधार झील। तो देखिए दोस्तों, सूर्यधार झील, चंदबाड़ी ताल और कांसरो ताल, यानी ये जो तीनों जो झील है आपको यहाँ पे देहरादून में मिलेगी। इसके अलावा जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हिमाचल और देहरादून के बॉर्डर पे मिलेगी, जिसका नाम क्या है? आसन झील या इसे ढालीपुर झील भी कहते हैं। आसन जो बैराज है जहां पर झील बन गई है, ये कृत्रिम झील है, इसी को ढालीपुर झील के नाम से जानते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1967 में। आसन बैराज या ढालीपुर झील जिसे हम कहते हैं, इसका निर्माण 1967 में हुआ था। फिर इसे आसन कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया गया। 14 अगस्त 2005 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा घोषणा की गई थी, उद्घाटन किया गया था। और फिर इसे रामसर साइट में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, 21 जुलाई 2020 को, तो इसे विशेष ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 21 जुलाई 2020 को। आसन कंजर्वेशन जो रिजर्व है, इसे कब घोषित किया गया था? अगस्त 2005 में। आसन बैराज झील का निर्माण कब कराया गया था? 1967 में। और इसे ही हम क्या कहते हैं? ढालीपुर झील भी कहते हैं। तो यह चीज दोस्तों एक बार दोबारा से याद करना, आपको याद हो जाएंगी। अब थोड़ा हम बात करते हैं, जरा ट्रिक से याद कर लेते हैं जो चक्राता के प्रमुख झीलें। जैसे क्या है? किमोटा। तो किमोटा याद करना, किमोटा यानी की से किमोना हो गया, मो से यानी मोईगाड़ हो गया, और टा से यानी टाइगर हो गया। तो किमोटा जलप्रपात चक्राता में। तो किमोटा यानी कौन सा? किमोना, मोईगाड़ और टाइगर। तो इस ट्रिक से जो चक्राता के देहरादून के जो जलप्रपात है तीन, आप इसे याद कर सकते हैं। तो देहरादून के जलप्रपात दोस्तों ये हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे देहरादून के जो वन क्षेत्र है उससे संबंधित। यह जो डाटा है 2021-22 में जो हाल ही में 19वीं रिपोर्ट आई थी वन विभाग द्वारा, उसके आधार पर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल देहरादून जनपद के बारे में, और यह काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी इसे कहते हैं अति सघन वन। अति सघन वन क्षेत्र उसे कहते हैं जिसकी जो फॉरेस्ट कैनोपी होती है 70% से ज्यादा होती है। यानी किसी कोई एक हेक्टेयर वाला क्षेत्र है, और उस 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 70% से ज्यादा आपको वृक्ष दिखाई देंगे, तो उसे कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट।
और वेरी डेंस फॉरेस्ट में देहरादून का जो नंबर है कितना है 663.25, यानी राज्य का दूसरा सर्वाधिक सघन जनपद है। राज्य का दूसरा सर्वाधिक सघन जनपद कौन सा है? देहरादून है। पहला कौन सा है फिर? देखिए दोस्तों, पहला जो आपको मिलेगा वो आपको नैनीताल मिलेगा 772। पहला कौन सा मिलेगा? पहला आपको मिलेगा नैनीताल जो 772 है, और दूसरा आपको मिलेगा सघन क्षेत्रफल में, जो सघन वन क्षेत्रफल में, देहरादून। फिर बाकी मध्यम में यहां पर कोई नाम आता नहीं है। मध्यम में आपको सर्वाधिक कौन सा मिलेगा? पौड़ी गढ़वाल का मिलेगा। फिर ओपन फॉरेस्ट में भी आपको ध्यान नहीं रखना। अब आपको यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो ध्यान रखना है, कितना है? 1611, यानी लगभग 1611 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वन का, ये देहरादून का है। देहरादून के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 52.19%। यह डाटा अपडेट हो चुका है, पहले 51% था, अब 52.19% हो चुका है। तो वन क्षेत्रफल कुल, यानी देहरादून का कुल वन क्षेत्रफल प्रतिशतता के आधार पर कितना है? 52.19% है, यानी देहरादून के कुल क्षेत्रफल का 52.19% क्षेत्रफल क्या है? वन है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यह देखिए 2.89%, यानी 2.89 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। यानी सर्वाधिक जो वृद्धि दर, यानी 2019 की तुलना में, 2019 की तुलना में कितनी वृद्धि दर हुई? तो 2.89 हुई। सर्वाधिक हुई थी, यहां पे आप देखोगे जो सर्वाधिक वृद्धि दर आपको देखने को मिलेगी वो नैनीताल में मिलेगी, 2.93। लेकिन नैनीताल के बाद सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में, तो कहां हुई है? देहरादून में हुई है। सर्वाधिक कहां पे हुई? नैनीताल में। नैनीताल के बाद सबसे ज्यादा कहां हुई? देहरादून में हुई। और सबसे कम अगर आप यहां पे देखना चाहते हैं वो आपको कहां पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा उधम सिंह नगर पे। तो यह डाटा याद करना है दोस्तों, इस डाटा से आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पे आप समझ चुके होंगे, अगर पूछा जाए सर्वाधिक सघन वन में देहरादून का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है। पहला स्थान किसका है? पहला जो स्थान है वह नैनीताल का है। दूसरा स्थान किसका है? देहरादून का है। और सर्वाधिक सघन वन में सबसे कम आपको पूछा जाए तो सबसे कम आपको हरिद्वार मिलेगा 74, और उसके बाद उधम सिंह नगर 148। यहां तक ये हो गया। फिर टोटल जो वन क्षेत्र है देहरादून का कितना है? 1611 है। और कुल वन क्षेत्रफल का देहरादून का कितना प्रतिशत है? 52.19%। इसके अलावा लास्ट में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला, यानी सर्वाधिक किस जनपद में सर्वाधिक वृद्धि हुई वन क्षेत्र में, वह कौन सा है? नैनीताल है। और दूसरा नंबर किसका है? वह किसका है? देहरादून का है। तो यहां तक दोस्तों ये हो चुका है, और यही चीजें आपको बार बार पूछी जाएंगी। बाकी आप इसे डिटेल से भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि कुल वन क्षेत्रफल आपको पूछा जाए तो कुल वन क्षेत्रफल आपको कितना दिखाई देगा? यह दिखाई देगा 24,305 पूरे उत्तराखंड का। और जिसमें से वेरी डेंस कितना है, यानी सर्वाधिक सघन कितना है? 5,055 है। और मध्यम की बात करें 12,768 के आसपास है। और ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 6,482 के आसपास है। और कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राज्य का फॉरेस्ट कवर है। तो फॉरेस्ट कवर कितना है राज्य का? यह है 45.44%। कितना है? 45.44%। तो यह चीजें दोस्तों विशेष ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। तो वन क्षेत्र से हो गया, देहरादून को तो वन क्षेत्र भी कहा जाता है, वन राज्य कहा जाता है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे वन क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो मोतीचूर वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, या फिर अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जाएं, देहरादून की यानी पौड़ी जो वेबसाइट है उसके अनुसार चले, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। फिर ऑप्शन के अनुसार करना। राजाजी अभ्यारण्य की बात करें तो 1948 में हुई थी इसकी स्थापना। और चिल्ला अभ्यारण्य की बात करें तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और इन तीनों को मर्ज करके, इन तीनों को कंबाइन करके वर्ष 1983 में राष्ट्रीय जो राजाजी पार्क है उसकी स्थापना की गई। यानी राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में इन तीनों जो अभ्यारण्य हैं इनको मिलाकर की गई थी। ये किसके नाम पर की गई थी? डॉक्टर राजगोपालचारी जी, यानी जो राजगोपालचारी जी हैं, पहले भारतीय गवर्नर थे, उनके नाम पर की गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो इस राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो 3 जनपद आते हैं। कौन कौन से? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, आप सभी जानते हैं। इसके क्षेत्रफल 820.4 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड का। पहला कौन सा है? गंगोत्री है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क। तो 820.4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और पहला किसका है? गंगोत्री का है, जो 2390 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है।
अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों यह है, यह पूछा जाएगा कि इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया। राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया वो 15 अप्रैल 2015 को घोषित किया गया। 15 अप्रैल 2015 को। तो राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व 15 अप्रैल 2015 को घोषित किया गया। यहाँ पे जो हाथी हैं उनके लिए ये जो नेशनल पार्क है काफी प्रसिद्ध है। तो राजाजी नेशनल पार्क से ये हो गया, हम वन्य जीवों के बारे में बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह है पौड़ी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pori.nic.in से, और यहाँ पे लिखा है जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि राजाजी नेशनल पार्क की जो सेंचुरी है उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मोतीचूर की बात करें, इसकी स्टेब्लिश 1964 में हुई थी, जबकि हमने क्या देखा 1935 देखा। तो थोड़ा बहुत अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार भी चलते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इस चीज के लिए तैयार रहें। 1935 तो सभी किताबों में मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा बहुत जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुसार भी चलना, अगर 1935 ऑप्शन में ना आए उस स्थिति में। फिर चिल्ला की बात करें तो 1977 में। तो यह चीजें होती है दोस्तों। 820.42 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। बाकी अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम थोड़ा मसूरी वन्यजीव विहार की। राजाजी वन्यजीव विहार हमने देखा, अब बात करते हैं मसूरी वन्यजीव विहार की। तो आज हम यहाँ पे जैसे वन क्षेत्र से संबंधित बातें डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने राजाजी बात की, फिर वन क्षेत्रफल के बारे में, वन रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया। अब मसूरी वन्यजीव विहार की बात करते हैं। तो मसूरी वन्यजीव विहार की बात करें तो इसे बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, क्या है? बिनोग। तो बिनोग माउंटेन क्वेल यानी पहाड़ी बटेर, इसके लिए जो ये वन्यजीव है काफी प्रसिद्ध है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1983 में। क्षेत्रफल कितना है? 10.82 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, यानी सबसे छोटा, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कौन सा? मसूरी वन्यजीव विहार। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बिनोग माउंटेन क्वेल, यानी बिनोग माउंटेन वन्यजीव विहार इसका दूसरा नाम है। अब यहाँ पे एक है दोस्तों, यह है मालसी डियर पार्क, यह भी काफी प्रसिद्ध है। और इसकी बात करें तो यह राज्य का पहला क्या है? चिड़ियाघर है। राज्य का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? यही है। और इसका जो वर्तमान नाम क्या है? यह है देहरादून जू। स्थापना 1976 में की गई थी। तो राज्य का पहला राज्य का पहला चिड़ियाघर हो गया। 2015 में मिनी जू का दर्जा दिया गया था, छोटा जू, छोटा चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया था। और 2016 में जो देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी है, यानी देहरादून मैनेजमेंट जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। तो मालसी डियर पार्क ये हो गया, 2016 में जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। मसूरी वन्यजीव विहार 1983 में। बिनोग माउंटेन इसका नाम है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 10.82 किलोमीटर इसका स्क्वायर क्षेत्रफल है, जो कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो मसूरी वन्यजीव विहार और राजाजी वन्यजीव विहार, दो चीज हमने देख ली है। अब दोस्तों यहाँ पे हम उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि देश का यह पहला महाविद्यालय था, यानी सबसे पहले ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बाद में बना। पहले इसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। डिट्रिस ब्रेंडिस द्वारा इसकी उनकी सलाह पर इसकी स्थापना की गई थी। डिट्रिस ब्रेंडिस की सलाह पर 1878 में फॉरेस्ट जो यहाँ पे स्कूल ऑफ देहरादून है उसकी स्थापना की गई थी। फिर धीरे आगे यानी 1884 में इसका नाम चेंज किया गया और इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। 1884 में नाम चेंज किया गया, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम रखा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये बनता है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून यहां पे नाम था पहले। 5 जून 1906 को की गई थी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? अब क्वेश्चन बनता है। तो 5 जून 1906 को, 5 जून 1906 को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। बाद में इंपीरियल शब्द हटा दिया गया था, केवल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है स्वतंत्रता के बाद। तो यहां पे ये बातें हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए कि 1991 में 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का इसे दर्जा दिया गया था। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया था। कब? 1991 में। तो चार बातें इंपॉर्टेंट होगी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से। 78 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी डिट्रिस ब्रेंडिस की सलाह पर। फिर 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट ऑफ स्कूल रखा गया। 5 जून 1906 को जो एफआरआई है उसकी स्थापना हुई थी और 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसकी बात करते हैं। तो देखिए,
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो मुख्य भवन है, जो मुख्य भवन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका डिजाइन किसने किया था? सी जी ब्लूमफील्ड ने। तो सी जी ब्लूमफील्ड द्वारा इसका डिजाइन किया गया था और जिसमें यानी इस भवन के निर्माण में इसकी जो मुख्य सहायता की थी वह की थी सरदार रणजीत सिंह द्वारा। सरदार रणजीत सिंह द्वारा सी जी ब्लूमफील्ड के लिए काफी सहायता दी गई थी। अब यहाँ पे इस भवन की आधारशिला की बात करें तो 1923 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। लगभग 7 एकड़ पर यह फैला हुआ है और इसका उद्घाटन कब? नवंबर 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नवंबर 1929 में किया गया था और ब्रिटिश ब्रांडिस के सम्मान में ही इसका जो गेट का जो मुख्य नाम है वो क्या रखा गया है? ब्रिटिश ब्रांडिस गेट रखा गया है। यह प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था। तो ब्रिटिश ब्रांडिस गेट यानी यहाँ पे ये हो गया, कहां पर है? ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। फिर देखिए इस भवन की शैली की बात करते हैं तो ग्रीक और रोमन शैली में बनाया गया है। किस शैली में? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था तो ग्रीक और रोमन शैली में ही बनाएंगे। 2006 में, तो यह प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा था 2018 वाले में। 2006 में इसने अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई थी क्योंकि 1906 में इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1906 को। तो 2006 में इसके 100 साल पूरे हुए थे तो प्लेटिनम जुबली इसने मनाई थी। इसमें बात करें तो संग्रहालय की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 6 भवन संग्रहालय है और देहरादून वन संग्रहालय भी स्थापना की गई थी 1914 में। यहाँ पे कास्ट जो संग्रहालय है यह भी है जहाँ पे 18,000 से ज्यादा जो कास्ट है यानी लकड़ी है उनके प्रकार रखे गए हैं, जो सबसे बड़ा है पूरे यहाँ पे भारत में, एशिया में आपको मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, आज जो हम डाटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 13 अप्रैल 2022 तक का है, यानी आज के करंट अफेयर के अनुसार है। सबसे पहले महत्वपूर्ण विभाग की बात करते हैं तो पहला कौन है? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। इसका गठन 30 जुलाई 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जुलाई 2001 को इसका गठन हुआ था और वर्तमान इसके जो आयुक्त हैं, मुख्य आयुक्त हैं, वो कौन है? चंद्रशेखर भट्ट। देखिए दोस्तों ये 13 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर भट्ट वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। 30 जुलाई 2001 को मुख्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अब एक चीज यहां पे देखिए दोस्तों, यह है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। किसी की आपको कुछ प्रमुख बातें नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे इसकी बात करें तो 27 मई 2003 को इसका गठन हुआ था। कब? 27 मई 2003 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, 27 मई 2003 को। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो 30 जुलाई 2001 को। फिर यहां पे आता है अल्पसंख्यक आयोग की बात करेंगे राज्य की, तो 27 मई 2003 को तो इस आयोग का गठन हुआ था, लेकिन ये फंक्शनल कब हुआ था यानी इसने कार्य करना कब शुरू किया गया था? ये 29 सितंबर 2003 को। 29 सितंबर 2003 से इसने कार्य करना शुरू किया और गठन कब हो गया था? 27 मई 2003 को हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी विभाग है सभी महत्वपूर्ण विभाग आपको देहरादून में मिलेंगे, इसलिए देहरादून का जो जनपद होगा सर्वाधिक बड़ा होगा जीके की दृष्टि से। तो मैक्सिमम प्रश्न भी आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और ज्यादा समय भी हमें देहरादून पे ही लगेगा। देखिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था 27 मई 2003 को। 29 सितंबर 2003 से इसने कार्य करना शुरू किया। देखिए दोस्तों वैसे तो यहाँ पे बहुत सावधानी बरती गई है। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है, किताबों से चुन चुनकर, और फिर ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डेटा दिया गया है। जो गलती होने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती होती है तो एक बार नीचे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसे जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई आंसर पिन होगा तो इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक हुई है। वैसे भी हम अगली क्लास में डिस्कस करवा ही देते हैं, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट में जरूर देख के चलिए। वैसे तो 100% हम सही देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों कभी हो जाती है गलती। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे है, ये देखिए दोस्तों उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल। अब बहुत से स्टूडेंट जब हाल ही में आयोग ने यह प्रश्न पूछा था तो ये कहाँ चले गए थे? हरिद्वार चले गए थे, लोक सेवा आयोग समझ के चले गए थे। देखिए दोस्तों ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, यह है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल। ध्यान रखना ये ट्रिब्यूनल है, कमीशन नहीं है। तो ट्रिब्यूनल की बात करें तो वैसे सबसे पहले तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 मार्च 2001 को हुई थी, यूपी के माध्यम से हुई थी, यानी यूपी एक्ट के माध्यम से हुई थी, यानी यूपी से ये महत्वपूर्ण कार्य होते थे। लेकिन अगर बात करें राज्य में, जो राज्य का परमानेंट हुआ था ये हुआ था 29 सितंबर 2004 को। तो पूछा जाएगा कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 2004 को। अब पहले इसका हेडक्वार्टर नैनीताल था। कहां था? नैनीताल था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर कहां कर दिया गया? देहरादून कर दिया। कब से? दिसंबर 2003 से। और यूसी ध्यानी, ध्यान रखना क्या नाम है? यूसी ध्यानी। तो यूसी ध्यानी जी वर्तमान में इसके मुख्य चेयरमैन हैं। मुख्य अध्यक्ष कौन है? यूसी ध्यानी है। तो यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया है और आगे भी आपको पूछा जाएगा। तो यूसी ध्यानी यहाँ पे यह है, ध्यान रखना।
तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जरूर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूसी ध्यानी। तो ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे पांचवी की बात करते हैं, यह है राज्य योजना आयोग। राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था 21 मार्च 2001 को। देखिए आज की क्लास सबसे टफ होने वाली है। टफ इसलिए होगी क्योंकि जो डेटे हैं वो आसानी से याद नहीं हो पाती है, तो 2-3 बार अगर आप रिवाइज करोगे तभी जाके याद हो पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग 21 मार्च 2001 को। फिर इसके बाद बात करें राज्य किसान आयोग, दिसंबर 2016 को। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेवा आयोग की बात करें, सेवा के अधिकार आयोग की बात करें, देखिए दोस्तों 13 मार्च 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। राज्य का जो सेवा का अधिकार आयोग है इसका गठन 13 मार्च 2014 को। अब वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वह हैं एस रामास्वामी जी। कौन है वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं? वह है एस रामास्वामी जी। इसके अलावा एक और देखिए, यह है राज्य महिला आयोग। और राज्य महिला आयोग का जो गठन हुआ था ये 2005 के एक्ट के तहत हुआ था, एक्ट के तहत ही हुआ था। और वर्तमान में जो श्रीमती यानी विजया बर्तवाल जी हैं यह इसकी अध्यक्षा हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे देहरादून जनपद के परिवहन की बात करते हैं। तो देखिए जोलीग्रांट एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो इसका जो वर्तमान नाम है आपको मिलेगा अटल बिहारी एयरपोर्ट। यानी जोलीग्रांट नाम जो हम एयरपोर्ट की बात करते हैं सामान्यतः, इसका वर्तमान नाम क्या है? अटल बिहारी एयरपोर्ट। 2018 से नाम पड़ा था। अब रेलमार्ग की बात करते हैं देहरादून में। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड रेलमार्ग से जोड़ा गया वर्ष 1900 में। देहरादून रेलवे स्टेशन को 2003 में आईएसओ का दर्जा दिया गया। देखिए पॉइंट 1, देहरादून रेलमार्ग को कब जोड़ा गया था? वर्ष 1900 में जोड़ा गया था। अभी हाल ही में ऐसा प्रश्न भी बना था कि जो देहरादून रेलवे स्टेशन है इसे आईएसओ का दर्जा दिया गया था। एकमात्र रेलवे स्टेशन है उत्तराखंड में जिसे आईएसओ का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 2003 में दिया गया था। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है, देखिए कि देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस को नवंबर 2004 में आईएसओ का दर्जा दिया गया। आईएसओ का दर्जा दिया गया नवंबर 2004 में। फिर देखिए जनवरी 2001 में काठगोदाम देहरादून के बीच में रेल सेवा शुरू हुई। अगस्त 2002 में देहरादून दिल्ली जनशताब्दी रेल सेवा शुरू हुई थी। देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे गढ़वाल एक्सप्रेस की बात करें तो 2002 में कोटद्वार दिल्ली के बीच में। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का पार्ट है कि नैनीताल नैनीताल दून जनशताब्दी है जो काठगोदाम से देहरादून के बीच में चलती है, अगस्त 2018 से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? अगस्त 2018 से। तो रेलवे परिवहन से दोस्तों ये बातें आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि यह देहरादून सहारनपुर रोड निर्माण 1822 में हुआ था। और देहरादून मसूरी रोड निर्माण की बात करें तो वर्ष 1920 में हुआ था। देखिए दोस्तों इस तिथि के लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। अगर इसका आंसर सुधारने की अगर जरूरत पड़ी तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको राइट कर दिया जाएगा, क्योंकि इस तिथि पे थोड़ा श्योर नहीं हूं मैं कि देहरादून सहारनपुर रोड का निर्माण 1822 में हुआ था। बाकी तो डाटा सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देहरादून जनपद के परिवहन से बातें ये हो गई। अब देखिए दोस्तों कल की क्लास हमने आपको पढ़ाई थी, लेकिन बहुत से जन कह रहे हैं कि सर वो याद नहीं हो पा रहा है। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं आपको दोबारा उसे पढ़ा देता हूं और उम्मीद है दोस्तों इस बार पढ़ने के बाद आपको ये याद जरूर हो जाएगा। तो ध्यान से सुने दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको जो कल हमने पढ़ाई इतनी क्लास कराई थी उसे हम डिस्कस करा देते हैं। और आज के लिए दोस्तों इतना काफी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट जो डाटा है, क्योंकि ये विभाग की तिथि याद नहीं होती है। इस विभाग की राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, इसके वर्तमान कौन है, ये तो याद हो जाएगी, क्योंकि तिथि संबंधी चीजें याद नहीं होती है। तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 27 मई 2003 को, राज्य अल्पसंख्यक आयोग 27 मई 2003 को, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल 28 मार्च 2001 को। कब? 28 मार्च 2001 को। राज्य किसान आयोग की बात करें तो मार्च 2001 में, राज्य किसान आयोग की बात करें तो दिसंबर 2016 में, और सेवक अधिकार की बात करें तो 13 मार्च 2004 को। तो देखिए दोस्तों यहां तक तो ये था, और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अब उसे थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने जो लास्ट टाइम पे पढ़ा था वो हमने पढ़ा था यहाँ से जो इंपॉर्टेंट कॉलेज वगैरह थी। तो यहां से एक बार मैं आपको दोबारा यहाँ पे याद कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों कल की क्लास में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि ओक ग्रोव स्कूल क्या है। ओक ग्रोव स्कूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना जून 1888 में हुई थी। ओक ग्रोव स्कूल जून 1888 में। कब हुई थी? जून 1888 में। देखो ओक मिल रहा है आपको, ओ 8 ऐसा दिखाई देगा, तो 88 में ओक ओक ओक, तो 1888 में, जून 1888 में ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना हुई। फिर देखिए दोस्तों यह है वेलहम है वाइज स्कूल है, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। जो मिस्टर जो ओलिफेंट थे, आप यहाँ पे सिंबल भी देख सकते हैं हाथी का, ओलिफेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, 1937 में की गई थी। तो ओक ग्रोव की बात करें तो 1888, वेलहम की बात करें तो 1937 में। ये बॉयज वाला है,
इसके 20 साल बाद जो वेलवम गर्ल स्कूल है इसकी स्थापना हुई थी, यानी 1957 में। और जो ओलिफेंट है इन्हीं की वाइफ का नाम था एच.एस. ओलिफेंट, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1957 और 1937। तो बॉयज 1937 और गर्ल्स की बात करें तो 1957 में। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज बात करते हैं, यह है कॉन्वेंट ऑफ जेजस मेरी स्कूल देहरादून। कॉन्वेंट ऑफ जेजस मेरी स्कूल की बात करें तो 1901 में इसकी स्थापना हुई थी, फरवरी 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर एक चीज देखिए, यह है वेनबर्ग एलन स्कूल। वेनबर्ग एलन स्कूल, वेनबर्ग एलन स्कूल की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1888 में। देखिए वेनबर्ग की 1888 में, ओकग्रोव की बात करेंगे, ओकग्रोव की बात करेंगे तो 1888 में। तो दोनों तिथि आपको याद हो जाएगी, वेनबर्ग करके और ओकग्रोव करके। फिर एक चीज आता है, ये आता है वुडस्टॉक की। ये दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि जब वुडस्टॉक की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1854 में हुई थी, ना कि 1901 में। बहुत से स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए ओकग्रोव स्कूल की स्थापना जो इसकी बात करें, वुडस्टॉक की बात करें 1854 में हुई थी। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये डाटा हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रख रहे हैं। किताबों को चेक करने के बाद, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करने के बाद फिर आपके सामने डेटा रखा जा रहा है। तो काफी मेहनत लग रही है और काफी समय भी जा रहा है इसके चक्कर में, लेकिन डेटा आपके लिए करेक्ट पहुंचा जा रहा है। हमारी कोशिश यह है दोस्तों कि थोड़ा समय जरूर लगे लेकिन डेटा आपके पास जो पहुंचे वो करेक्ट पहुंचे। तो 1854 में वुडस्टॉक स्कूल की जो यहाँ पे ये है वुडस्टॉक स्कूल, इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद है यहाँ पे सेंट जॉर्ज कॉलेज जो मसूरी में है, इसकी स्थापना 1853 में हुई थी। तो इन सभी की स्थापना कब कब हुई थी जरूर याद करें। देखिए वेलहम और वेलहम गर्ल्स यानी बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो 1937-57, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे हम वुडस्टॉक की बात करें तो 1854 में, ठीक है। और इसी से एक साल पहले जो सेंट जॉर्ज कॉलेज है इसकी स्थापना हुई थी, तो 53 में सेंट जॉर्ज, 54 की बात करें तो वुडस्टॉक, ठीक है। अब 88 की बात करें तो यहाँ पे ओकग्रोव और वेनबर्ग जो एलन स्कूल है इसकी भी स्थापना 1888 में। सेंट जेसस एंड मेरी स्कूल 1901 में। तो इन तिथि को जरूर याद करें, एक ना एक पूछी जाएगी। अब देखिए दून स्कूल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। सितंबर 1935 में दून स्कूल की स्थापना हुई थी। सितंबर 1935 में दून स्कूल की स्थापना हुई थी। यह एशिया का प्रथम पंजीकृत स्कूल है, प्रथम रजिस्टर्ड स्कूल है। और इसके जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सतीश रंजन दास। क्या नाम है? सतीश रंजन दास। ध्यान रखना, अगर आप BS नेगी सर की बुक जाओगे तो वहां पे आपको जो नाम दिखेगा वो दिखेगा CR दास। और CR दास का मतलब क्या हुआ? CR दास का मतलब हुआ चित्तरंजन दास, जो क्या है गलत है। सतीश रंजन दास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। काफी इंपोर्टेंट नाम है ये, सतीश रंजन दास। और इसी की बात करें तो इसके पहले जो हेडमास्टर थे उनका नाम क्या था? इनका नाम था ऑर्थर फ्रूट, AE ऑर्थर फ्रूट। तो ध्यान रखना, दून स्कूल ये हो गया। अब देखिए दोस्तों एक चीज यहाँ पे ये है, कुछ इंपोर्टेंट कॉलेज की बात करते हैं, जैसे महादेवी कन्या पाठशाला 15 सितंबर 1902 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 सितंबर 1902 को महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 15 सितंबर 1902 को हुई थी, ठीक है। अब महादेवी भटनागर की बात करें तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यह प्रश्न वीडियो 2021 में पूछा गया था। पूछा यह गया था जो महादेवी कन्या पाठशाला जो है वो किसके नाम पर रखा गया था? महादेवी वर्मा, महादेवी भटनागर, महादेवी कीर्ति, कुछ और भी नाम आ सकते हैं। तो महादेवी भटनागर जी के नाम पर रखा गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं वीर माधव सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय, 2005 जनवरी में इसकी स्थापना हुई थी। वीर माधव सिंह भंडारी जनवरी 2005 में। फिर जोसेफ एकेडमी की बात करें तो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। जोसेफ एकेडमी लंडोर में आपको ये मिलेगा, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, देहरादून में मिलेगा, सॉरी। फिर महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। WIT इसकी स्थापना की बात करें तो सितंबर 2012, यानी वुमेन जो इंजीनियरिंग जो कॉलेज टेक्निकल इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना सितंबर 2012 में, सितंबर 2012 में। और फिर एक चीज यहाँ पे देखिए, यह है ग्राफिकरा 1993 में प्राइवेट कॉलेज है और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2008 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था अगस्त में। तो ग्राफिकरा ये हो गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री, देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं कि सितंबर 1959 में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखिए दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री नाम 1972 में पड़ा, 1972 में लाल बहादुर शास्त्री नाम पड़ा। और एक चीज यहाँ पे एक बात यह भी है कि 1954 में गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा घोषणा की गई थी यह अकादमी बनाने के लिए। 1954 में गोविंद बल्लभ पंत जी जो उस टाइम पे क्या थे? गृह मंत्री थे। इसके अलावा एक चीज दोस्तों, जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि जैसे गुरु रामराय मिशन की बात करें तो 1952 इसका सही है।
गुरु यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, 1952 इसका सही आंसर है। और फिर एक चीज दोस्तों, यहाँ पे इसकी अगर फाउंडर की बात करें तो इनके फाउंडर का नाम क्या था? महंत इंद्रेश चरण दास जी। तो महंत इंद्रेश चरण दास जी, हृदय दास जी, कुछ भी ऑप्शन करके आ सकते हैं। तो इंद्रेश चरण दास जी ने इसके फाउंडर थे और 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। दोबारा पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, 1950 मत करके आना, 1952 इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद आते हैं आईएमए के बारे में हमने डिस्कस किया था। 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। 10 दिसंबर 1932 को इसका उद्घाटन हुआ था। संस्थापक सर फिलिप चैटवुड थे। आदर्श वाक्य की बात करें तो इसके आदर्श वाक्य क्या है? बुद्धि और यहाँ पे वीरता। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि चैटवुड इमारत, जो यहाँ की मुख्य इमारत है, इसका डिजाइन आर.टी. रसेल ने किया था और जिसमें सहायता लुटियंस ने की थी। एग्जाम दृष्टि से खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1882 में हुआ था, जो यहीं पे आपको मिलेगा। और वार मेमोरियल की बात करें तो 1999 में बना था, 17 नवंबर को। इसके अलावा लास्ट इंपोर्टेंट यहां से देखिए, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 13 मार्च 1922 को हुई थी। 13 मार्च 1922 को हुई थी। तो दोस्तों यहां तक तो कुछ इंपोर्टेंट बातें हमने देखी थी। अब एनर्जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, उत्तराखंड उरेडा की बात करेंगे, पेट्रोल की बात करेंगे, यूपीसीएल की बात करेंगे और यूजेवीएनएल की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है उरेडा। इसे कहते हैं उरेडा, यानी उरेडा। उरेडा यानी उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जुलाई 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। यूपीसीएल की बात करें, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 12 फरवरी 2021 की स्थापना हुई थी। पिटकुल की बात करें तो 27 मई को इसका गठन हो गया था, लेकिन यह फोर्सली 1 जून 2004 को आया था। फिर यूजेवीएन की बात करेंगे, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, 12 फरवरी 2001 को इसका गठन हुआ था। देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9 नवंबर 2001 को ये फोर्स में आया था। यूजेवीएनएल की बात करते हैं। प्रमुख स्थान बुद्धा टेम्पल हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें, 1965 में इसका निर्माण हुआ था। कोचेन रिनपोचे द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन जो आधुनिक यहाँ पे बुद्ध टेम्पल आपको देखने को मिलता है, ये अक्टूबर 2002 में हुआ था। और मंडोलिक प्रकार का मठ है, 220 फीट की इसकी ऊंचाई है, 103 फीट इसकी जो यहाँ पे जो मूर्ति है बुद्ध भगवान की, वो यहाँ पे मिलेगी। क्लॉक टावर, जुलाई 1948 में इसका क्या किया गया था कि इसका उद्घाटन किया गया था, यानी इसका शिलान्यास किया गया था। उद्घाटन 1953 में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा किया गया था। बल्बी टावर इसका नाम पुराना था और 85 मीटर इसकी हाइट है। तो यह दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और उम्मीद है अब तक आपको रिवाइज हो चुका होगा। देहरादून में स्थित प्रमुख स्वास्थ्य, जो यहाँ पे स्वास्थ्य संस्थान की बात करते हैं, जैसे हिमालयन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, 1989 में स्थापना हुई थी स्वामी राम द्वारा। फिर 2007 में से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज था। एम्स की बात करें तो फरवरी 2004 में और उद्घाटन 2014 में। फिर एक चीज देखिए दोस्तों, दून आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बात करते हैं 2009 में। और दून हॉस्पिटल जो काफी इंपॉर्टेंट है, 1935 में। और हॉस्पिटल का दर्जा, जो राजकीय हॉस्पिटल का दर्जा 2016 में दिया गया था। फिर आता है उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड का। उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6 अप्रैल 2015 को। उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड का चयन कब हुआ था, गठन 6 अप्रैल 2015 को। यूकेसीसी की बात करें तो 17 सितंबर 2014 को। और इसके वर्तमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अध्यक्ष और सचिव की बात करें, मिस्टर एस राजू और मिस्टर संतोष बडोनी। तो मसूरी से हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मसूरी की बात करते हैं तो मसूरी की स्थापना की बात करें तो आपके मन में 2-3 प्रश्न उठेंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि डेटा आपको अलग अलग किताब में अलग अलग मिलता है। संस्थापक 1824, यानी जो मसूरी की स्थापना हुई थी वो 1824 या फिर 27 में हुई थी। और कैप्टन यंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखिए 1824 या फिर 27 में कैप्टन यंग द्वारा मसूरी की स्थापना की गई। 1824 आपको मिलता है बीएस नेगी सर की बुक में। अगर आप अदर बुक की बात करो या फिर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो 1825 मिलेगा। और अगर आप देहरादून की या फिर मसूरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको 1827 मिलेगा। तो ऑप्शन के लिए आपको तैयार रहना है कि एग्जामिनर आपको कैसे ऑप्शन देता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे अजयपाल के संदर्भ में हुआ था 1512 और 1517 हुआ था ना, कि देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर कब स्थानांतरित की। तो बहुत ने 1512 पढ़ा था, लेकिन आयोग ने 1517 भी ऑप्शन में दे दिया और वो 1512 नहीं दिया था। तो ऐसे गलतियां हो सकती है, तो आपको दोनों नंबर के लिए तैयार रहना है। 1825 के लिए भी आप तैयार रहें और 1827 के लिए भी आप तैयार रहें। तो मसूरी की जो स्थापना हुई थी वो 1825 या फिर 1827, कुछ किताब में 1824 आपको मिलता है, लेकिन इन तिथि को आप विशेष ध्यान रखें, 1827 भी और 1825 भी। अब यहां पे कुछ और बातें हैं मसूरी से। देखिए उत्तराखंड की सबसे पहली ये नगर पालिका थी जो मसूरी नगर पालिका है, और इसकी स्थापना 1842 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मसूरी की जो नगर पालिका, मसूरी नगर पालिका,
यह उत्तराखंड की पहली नगर पालिका है। 1842 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें, देखो, राज्य का प्रथम जो समाचार पत्र है जिसका नाम क्या है, द हिल, आप सभी जानते हैं, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पूछा भी गया है। यह कब प्रकाशित हुआ था? 1842 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जॉन मैकिनन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो राज्य का पहला जो समाचार पत्र था द हिल, मसूरी से प्रकाशित होता था। जॉन मैकिनन द्वारा 1842 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो तीन फैक्ट आपने मसूरी से इंपॉर्टेंट देखे। 1825 या फिर 27 कैप्टन यंग द्वारा। उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका मसूरी नगर पालिका 1842। और राज्य का जो प्रथम समाचार पत्र था जो द हिल जिसे हम कहते हैं, जॉन मैकिनन द्वारा 1842 में प्रकाशित किया गया। तो तीन फैक्ट हो गए। अगले बात करते हैं, देखिए अगला इंपॉर्टेंट है, यहां पे है मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना। अब मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में हुई थी और यह प्रश्न यूकेएसएससी ने पूछ भी लिया है। यूकेएसएससी द्वारा यह प्रश्न पूछ भी लिया गया है कि मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी मसूरी लाइब्रेरी, 1843। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मसूरी में जो बनी पहली इमारत है जो 1828 में बनी थी, यह बनाई थी कैप्टन यंग द्वारा। मालिंगर होटल वर्तमान या फिर मालिंगर होटल के नाम से इसका नाम है वर्तमान में। तो मालिंगर होटल 1828 मसूरी में कैप्टन यंग द्वारा ही बनाई गई थी। तो मसूरी में बनी पहली इमारत मालिंगर होटल 1828 ईस्वी में। फिर यहां पे एक चीज देखिए, यह है आपके मिलेगा सेंट जॉर्ज कॉलेज। सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी में आपको मिलेगा, बहुत प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना 1853 में हुई थी। मसूरी में जो सेंट जॉर्ज कॉलेज है बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है। 1853 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां पे आपने 6-7 फैक्ट देखे, सभी इंपॉर्टेंट और एक से बढ़कर एक है। देखिए इसके अलावा और भी चीजें हैं। एक है मसूरी राइटर। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मसूरी राइटर क्या है। देखिए मसूरी राइटर एक प्रकार की एक संस्था है जो बुक्स वगैरह होती है उन्हें प्रमोट करने का काम करती है। जैसे इंग्लिश बुक्स वगैरह हो गया, फिर जो हेरिटेज बुक्स वगैरह होती है, हेरिटेज को प्रमोट करने का काम करती है। तो एक प्रकार की एक संस्था टाइप की है मसूरी राइटर। और इसकी जो स्थापना या स्थापना की गई थी 2005 में। और इसके जो संस्थापक थे वे थे स्टेफन अल्टर। क्या नाम था? स्टेफन अल्टर। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज देखिए कि 1829 में जो मिस्टर लॉरेंस है उन्होंने लंडोर बाजार में अपनी एक पहली दुकान खोली थी। तो लंडोर जो मसूरी के सामने ही आपको मिलता है, मसूरी में ही मिलता है, वहां पे पहली एक क्या की थी, पहली दुकान खोली थी किसने? मिस्टर लॉरेंस ने 1829 में। देखिए पहली जो यहाँ पे इमारत है वो 1828 में है मालिंगर होटल के नाम से कैप्टन यंग द्वारा। और लंडोर में जो पहली जो यहाँ पे जो दुकान खोली गई थी वो 1829 में मिस्टर लॉरेंस द्वारा खोली गई थी। फिर एक चीज यहां पे देखिए कि कॉन्वेंट ऑफ जेजस एंड मैरी स्कूल, जिसकी स्थापना 1845 में हुई। और यह आपको पहला स्कूल मिलेगा मसूरी में। देखिए 1845 में इसकी स्थापना होगी और सभी की आपको बाद में मिलेगी। तो 1845 कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी स्कूल। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेंट एंड जीसस एंड मैरी स्कूल। देखिए कॉन्वेंट एंड जीसस मैरी स्कूल 1845। सेंट जॉर्ज जो कॉलेज है मसूरी में 1853। 1845 1853 दोनों को ध्यान रखना। फिर एक चीज देखिए कि मसूरी में आपको कुछ प्रमुख मंदिर मिलेंगे। प्रमुख मंदिर कौन से मिलेंगे अगर हम बात करते हैं, देखिए ज्वालाजी मंदिर जो आपको बिनोक पहाड़ी में मिलेगा। बिनोक माउंटेन भी है ना यहाँ पे, तो बिनोक पहाड़ी ज्वालाजी मंदिर। संतुरा देवी मंदिर, कहीं पे आपको संतरा ना मिले तो संतुरा देवी मंदिर यहाँ पे है। भद्राज मंदिर आपको मसूरी में मिलेगा। तो यह तीन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है मसूरी से, यानी मसूरी के आसपास या मसूरी में जो तीन मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है। ज्वालाजी मंदिर जो बिनोक पहाड़ी में है, संतुरा देवी मंदिर या संतरा देवी मंदिर, यानी इंग्लिश में अगर संतुरा होगा, हिंदी में आप पढ़ोगे तो संतरा नाम से पढ़ोगे। फिर भद्राज मंदिर, यह भी आपको मसूरी में मिलेगा। तो तीन प्रमुख मंदिर मसूरी के हो गए। फिर एक चीज आप यहां पे देखो, यह कर्नल एवरेस्ट द्वारा द पार्क नामक कोठी का निर्माण। अब देखिए इसकी तिथि थोड़ा विवादित होती है, लेकिन बहुत सी किताबों में जो आपको इसका आंसर मिलेगा वो 1832 मिलेगा। तो 1832 के लिए आप तैयार है ना कि कर्नल एवरेस्ट द्वारा यहां पे द पार्क नामक कोठी, यानी जो उनके द्वारा कोठी का निर्माण कराया गया था, कब? 1832 में, कर्नल एवरेस्ट द्वारा। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं। द क्लाउड एंड मसूरी बंगला की बात करें तो यह आपको मसूरी में ही मिलेगा और 1838 में इसका निर्माण कराया गया था। क्लाउड एंड या क्लाउड बंगला भी बोलते हैं सामान्यतः इसे, या क्लाउड एंड मसूरी बंगला भी कहा जाता है, 1838 में। और फिर एक चीज यहां पे देखिए, प्रमुख बाजार लंडोर बाजार आपको मिलेगा, कुल्डी बाजार आपको यहां पे मिलेगा। तो मसूरी के प्रमुख जो बातें थी वो यह थी। अब एक प्रश्न उठता है कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मसूरी लाइब्रेरी,
इसकी स्थापना 1843 में ही हुई थी। इसका प्रूफ आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि प्रूफ दीजिए, तो यह रहा आपके पास प्रूफ। देखिए 1843 में मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, हमारी कोशिश यह रहती है कि हम आपके सामने जो भी डेटा लाएं, एक या दो बार वेरीफाई करा के लाएं। तो अगर फिर भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, हम उसे सुधार भी कर देते हैं। अगर एक बार किताब में डेटा छप जाता है तो फिर वो सुधार नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारी ऐसी कोशिश करने के बाद भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे सुधार भी कर देते हैं, बेझिझक होकर सुधार कर देते हैं। कोई इसमें शर्माने या झिझकाने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेटा 100% एक्यूरेट होना चाहिए, तभी जाके आपका एक नंबर कंफर्म होता है। तो देखिए, स्टेब्लिश 1843 में मसूरी लाइब्रेरी की। अब एक चीज यहाँ पे और देखिए, ये तो है मसूरी लाइब्रेरी। अब यहां पर है आईटीएम। आईटीएम यानी आप सभी जानते होंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, देहरादून में भी मिलेगा, लेकिन एक यहां पे मिलेगा आपको आईटीएम। और इसकी स्थापना 26 फरवरी 1962 में लंडोर में की गई थी, यानी मसूरी में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इसका जो पहला नाम था, इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क स्टडी, यानी IWS, इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क स्टडी, IWS। फिर बाद में 1964 में इसका नाम चेंज हुआ, DIWS रखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क स्टडी। और ये DRDO के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है, DRDO के अंतर्गत आता है। तो मसूरी से बातें यह थी महत्वपूर्ण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और भी है जो आप अभी तक गलत पढ़ते आए हैं, यह है लंडोर छावनी। लंडोर छावनी की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। किताबों में आप पढ़ते हो तो कब मिलती है? 1836 में मिलती है। देखिए, आपको 1836 के लिए भी पढ़िए, अगर 1872 ऑप्शन में नहीं आता तो आप 1836 पढ़िए, लेकिन अगर 1872 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार चलना पड़ेगा और यही डाटा ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा किताब से। तो लंडोर छावनी 1872, ध्यान रखना इसे भी। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं, देखिए। देखिए दोस्तों, यहां तक तो हमने मसूरी के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं चक्राता की। चक्राता जिसे पहाड़ों का राजा कहते हैं, देहरादून में आपको मिलेगा। और इसकी स्थापना कर्नल ह्यूम द्वारा की गई थी। कर्नल ह्यूम द्वारा चक्राता की स्थापना की गई थी। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? देखिए, चक्राता आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में 2 ऐसी सीटें हैं जो एसटी के लिए आरक्षित है ना? तो इन 2 सीटों में से एक जो सीट है आपको मिलती है चक्राता की। और चक्राता विधानसभा के जो वर्तमान जो विधायक हैं उनका नाम क्या है? प्रीतम सिंह, जो किससे संबंधित है? INC से, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उस पार्टी से संबंधित है। तो चक्राता विधानसभा सीट से जो वर्तमान जो यहाँ पे जो विधायक हैं वो कौन है? प्रीतम सिंह है। तो चक्राता ये हो गया, स्थापना भी आपने देख ली। अब एक चीज और देखिए कि चक्राता छावनी। देखिए, चक्राता छावनी की बात करें तो 1869, आपने अभी पीछे देखा लंडोर छावनी 1872, चक्राता छावनी 1869। तो यह भी ध्यान रखना, कहीं पर आपको 1871 भी दिखता है, लेकिन 1869 रखना, क्योंकि यह ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार है। फिर यहाँ पे आगे देखिए कि यहाँ पर चक्राता में कुछ प्रसिद्ध गुफा मिलती है, जैसे बुधेर गुफा हो गया, यानी गुफा की बात होती है ना, तो गुफा भी मिलती है, बुधेर गुफा, जिसे म्योला गुफा कहते हैं। इसके अलावा 20 गुफा, यह भी आपको चक्राता में मिलती है। और फिर इसके अलावा बात करें प्रसिद्ध स्थल, रामताल गार्डन, या रामताल जो गार्डन है, देखिए रामताल जो गार्डन है बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर एक बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है वीर केसरी चंद की याद में। आप सभी जानते हैं बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे वीर केसरी चंद जी, और उन्हीं के याद में रामताल गार्डन में क्या लगता है? मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पे कानाशार नामक प्रसिद्ध स्थान है, देवबंद प्रसिद्ध स्थान है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है देवबंद। इसके अलावा यहाँ पे विराटगढ़ हो गया। अच्छा, देवबंद दोस्तों आजकल काफी प्रसिद्ध में भी रहा था कुछ समय पहले करंट अफेयर के पॉइंट से। तो क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि चक्राता में ही अभी हाल ही में एक क्रिप्टो जो गार्डन है उसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, देवबंद में ही की गई थी, चक्राता में। फिर है विराटगढ़ हो गया। मुंडाली यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है, जो स्कीइंग, जो यहाँ पे बर्फ में जो रेस वगैरह होती है उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। तो यह चीजें आपने यहाँ देख ली है। अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे चक्राता में 2 प्रसिद्ध मेले लगते हैं, बिस्सू मेला और क्वानू मेला। क्वानू और बिशु, ये भी यहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं। तो चक्राता से इन बातों को आपको ध्यान रखना है। एसटी सीट प्रीतम सिंह, किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से है। चक्राता छावनी 1869, स्थापना कर्नल ह्यूम द्वारा। यहाँ पे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? बुधेर गुफा है, जिसे म्योला गुफा भी कहते हैं। और 20 गुफा, रामताल गार्डन, कानाशर, देवबन, विराटगढ़ और मुंडाली यहाँ के प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है वो यहाँ है। मेला आपने देख लिया। अब एक चीज देखिए दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं वीर केसरी चंद की, तो वीर केसरी चंद से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वो यहाँ पे देखिए।
जन्म की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1920 को क्यावा ग्राम जो जौनसार भाबर क्षेत्र है वहां पे जन्म हुआ था। पिताजी का नाम पंडित शिवदत्त जी था। अच्छा, अप्रैल 1941 में वे रॉयल आर्मी जो सर्विस कॉर्प्स है उसमें शामिल हुए थे, यानी जो ब्रिटिश सेना थे उसमें पहले शामिल हुए थे। लेकिन बाद में जब मलाया का युद्ध हुआ था, मलाया का युद्ध कब हुआ यह भी पूछा जा सकता है, 19 अक्टूबर 1941 को। अब यह जब युद्ध हुआ मलाया युद्ध में, तो यहाँ पे जो जापानी सेना है उनके द्वारा बंदी बना दिया गया। फिर उनके बाद सुभाष चंद्र बोस जी से मिले और फिर सुभाष चंद्र बोस की जो सेना है वहां पे वह शामिल हो गए थे। तो मलाया का युद्ध 1941 में अक्टूबर, तो ध्यान रखना यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर एक चीज देखिए कि 3 फरवरी 1945 को जो जनरल चीफ जस्टिस थे अचिन लेक, यानी अचिन लेक द्वारा उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। कब? 3 फरवरी 1945 को। और लास्ट में जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि 3 मई 1945 को दिल्ली जेल में फांसी की सजा दी गई वीर केसरी चंद जी को। तो यह एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी पॉइंटों को आप जरूर याद करें। और रामताल गार्डन में मेला लगता है, यह तो आप सभी जानते ही हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषिकेश की। अब ऋषिकेश से एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो यह रहा ऋषिकेश। और ऋषिकेश की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन जो नाम था इसका, ऋषिकेश को जो जानते थे वो जानते थे कुब्जा ग्रामक नाम से। किस नाम से जानते थे? कुब्जा ग्रामक नाम से। रैब्य ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी, तब भगवान विष्णु यहाँ पे प्रकट हुए थे और उन्हीं के नाम पर यहाँ पे ऋषिकेश वगैरह नाम पड़ा था। खैर ये अलग बात है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे यह है कि इसका प्राचीन नाम था कुब्जा ग्रामक। अब यहाँ पे देखिए कि ऋषिकेश नगर पालिका की स्थापना 1952 में ऋषिकेश नगर पालिका की स्थापना हुई। और अक्टूबर 2017 को ध्यान रखना, अक्टूबर 2017 को क्या हुआ था? नगर निगम की स्थापना की गई। अक्टूबर 2017 को नगर निगम की स्थापना की गई, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसी में जब नगर निगम की स्थापना की गई तो प्रथम महापौर बनी, कौन बनी? अनीता ममगाई बनी। तो ये करंट अफेयर के पॉइंट से भी है, या फिर ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की प्रथम महापौर कौन थी? अनीता ममगाई जी थी। कहां से थी? ऋषिकेश से थी। तो यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उत्तराखंड में जो ऋषिकेश जो क्षेत्र है यहाँ पे 2 प्रसिद्ध झूले हैं, यानी झूला पुल है। एक तो है रामपुल जो झूला पुल है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में इसका निर्माण किया गया था। यह स्वर्ग आश्रम है और शिवानंद आश्रम, इन दोनों के बीच में है और इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ऋषिकेश में ही। तो अगर स्वर्ग आश्रम की बात करें तो स्वामी विशुद्धानंद द्वारा निर्माण करवाया गया था और शिवानंद आश्रम के बीच में जोड़ने का काम करते हैं 1986 में। फिर यहाँ पे अब है लक्ष्मण झूला, जहां से प्रश्न बनेंगे। देखिए यह निर्माण सूरजमल द्वारा किया गया था 1889 में। देखिए इसका कुछ प्रमाणिक स्रोत नहीं लगता, क्योंकि इसका कोई और जगह कहीं स्रोत नहीं मिला, लेकिन ये विकिपीडिया का स्रोत है कि सूरजमल द्वारा जो निर्माण है वो 1889 में किया गया। लेकिन यहां से आपको डाटा मिल जाएगा कि 1924 में पुराना लक्ष्मण जो झूल है, लक्ष्मण जो पुल का जो यहाँ पे पुल है, ये बाढ़ में बह गया था 1924 में। अब जब 1924 में बह गया तो फिर 1900 उसके बाद निर्माण दोबारा कराया गया। 1927 से 1929 के बीच में इसका दोबारा से निर्माण कराया गया। यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उनका जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट था उसके द्वारा निर्माण कराया गया। अब अप्रैल 1930 में यह पुल जो सभी जो आम जनता है उसके लिए खोल दिया गया। और 12 से 13 जुलाई यानी 2019 की बात कर रहे हैं, 2019, तो 2019 में यह जो झूला पुल था यह बंद भी कर दिया था, क्योंकि यह पुल इसका जो पुल का जो यहाँ पे जो तारे थी वो टूटने लग गई थी। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखकर यह पुल अभी हाल ही में बंद कर दिया गया था। तो करंट अफेयर के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और चीजें हैं एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर आपको बीटल आश्रम मिलेगा, महेश योगी आश्रम जिसे भी कहते हैं, गीता भवन यह भी आपको यहाँ पे मिलेगा, 1994 में बनाया गया था। कैलाश निकेतन मंदिर यहाँ पे मिलेगा जो पौड़ी के अंतर्गत आता है, ऋषिकेश में ही 1880 में इसका निर्माण कराया गया था। नीलकंठ मंदिर यह भी पौड़ी के अंतर्गत आता है, जो पंकजा व मधुमती नदी तट पर स्थित है और ऋषिकेश के अंतर्गत ही है। फिर प्राचीन भरत मंदिर यहाँ पे है, शत्रुघ्न मंदिर यहाँ पर है। तो ये प्रसिद्ध स्थल है ऋषिकेश के। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो अन्य बातें हैं कि हर्बल गार्डन मुनि की रेती यहाँ पर है। कोडियाला की बात करें, कोडियाला जो क्षेत्र है, कोडियाल क्षेत्र, यहाँ पर बंजिंग जंपिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा हिंदुस्तान एंटीबायोटिक यह भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो हिंदुस्तान जो एंटीबायोटिक जो यहाँ पे कंपनी है यह भी काफी प्रसिद्ध है यहाँ पे। और फिर एक है यहाँ पे जो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यह भी आपको ऋषिकेश में मिलेगा। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि इंडियन
ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, वो कहां पर है? ऋषिकेश में है। बाकी एम्स भी ऋषिकेश में है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ऋषिकेश से इंपॉर्टेंट बातें तो दोस्तों यहाँ पे ये थी। अब कुछ देहरादून के प्रमुख मेले की बात करते हैं। एक है टपकेश्वर मेला। देखिए, टपकेश्वर मेला देहरादून में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक प्रश्न आपको पूछना चाहूंगा कि जो टपकेश्वर मेला है, यह किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि जो टपकेसर नामक जो स्थान है देहरादून में, ये किस नदी के तट पर है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों है लक्ष्मण सिद्ध मेला की बात करते हैं। देखिए, अगर हम लक्ष्मण सिद्ध मेला की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज होती है कि स्वामी जो दत्तात्रेय थे, उनके 84 शिष्य थे, और उन 84 शिष्यों में से जो 4 शिष्य थे जिनका नाम क्या क्या था? लक्ष्मण सिद्ध, मानकू सिद्ध, कालू सिद्ध, और एक और नाम था मांडू सिद्ध। ये चारों कहां पे आए थे? ये देहरादून में आए थे, और उन्हीं के नाम पर चारों सिद्ध आपको देहरादून में मिलते हैं। और इन्हीं में से एक प्रसिद्ध है यहाँ पे लक्ष्मण सिद्ध, जहां पर मेला का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वीर केसरी चंद मेला, इसके अलावा महासु देवता का मेला, तो यह भी प्रसिद्ध मेले हैं देहरादून के। अभी एक यहाँ पे देखिए झंडा शाही मेला। अब दोस्तों एक और प्रश्न पूछूंगा। कुल आपको यहाँ पे मैं 4 प्रश्न पूछने वाला हूं, जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यह झंडा साहिब, यानी जो यहाँ पे जो झंडा दरबार है, झंडा दरबार है, इसका निर्माण कब और किसने किया? कब और किसने किया? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 100% आपको यह बेनिफिट करेगा आने वाले एग्जाम में। झंडा जो दरबार है जो देहरादून में, आपको इसका निर्माण कब किसने किया और यह किस शैली में है, यानी जो ये बनाया गया था वो किस शैली में बनाया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। खैर यहाँ पे आप सभी जानते हैं गुरु नानक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है झंडा साई मेला, और होली के 4 दिन बाद यानी 5वें दिन ये मनाया जाता है। तो यहां तक ये हो गया। इसके अलावा नुड़ाई मेला है जो जोनसा क्षेत्र में मिलता है, लगता है, और यह जो मेला है ये पशु मेला है, यानी पशु के लिए मनाया जाता है, पशुओं के देवता के रूप में आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। तो पशु मेला है एक नुड़ाई मेला जोनसा क्षेत्र में पशु चारकों के लिए। तो देहरादून के मेले यही हैं, और इन दोनों का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब बात करते हैं हम कुछ अन्य फैक्टर की बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कुछ विविध बच जाता है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो एक क्षेत्रीय शाखा है उसकी कार्यालय की जो स्थापना की गई थी वो 30 जून 2006 को की गई थी। 30 जून 2006 को। और इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना 2001 में की गई थी। देहरादून खेल अकादमी की स्थापना 2001 में। तीसरा फैक्ट देखिए, देहरादून नगर पालिका का जो गठन किया गया था वो 1867, मसूरी नगर पालिका 1852 या 1842 में किया गया था। फिर नगर निगम की बात करें तो दिसंबर 1998 में। फिर एक चीज देखिए कि देहरादून में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो राजपुर नामक स्थान पर होती है, लगभग 318 सेंटीमीटर। तो देहरादून में सर्वाधिक वर्षा राजपुर में। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कि देहरादून में जो प्रमुख ज्ञात भूकंप था वो 1937 में आया था। 1937 में आया था। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि इस भूकंप की जो रिक्टर स्केल था वो 8 रिक्टर स्केल था। कितना था? 8 रिक्टर स्केल था। तो यह भी आप ध्यान रखना कि 8 रिक्टर स्केल का यहाँ पे क्या आया था? भूकंप आया था। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ और बात करते हैं। तो 5 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे कि देहरादून में जो राजपुर है वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। देहरादून नगर पालिका 1867, नगर निगम 1998। इसके अलावा अगर नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो वो यह है कि देहरादून का जो कालसी क्षेत्र है वहां पे जो मंदारम व बाराकोट क्षेत्र है यानी कालसी के पास ही, वहां पर उच्च कोटि का चूना भंडार है। तो चूना क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है मंदारम और बाराकोट। देहरादून में सर्वाधिक चूना आपको मिलेगा, और देहरादून के जो मंदारम और बाराकोट क्षेत्र जो कालसी के पास आपको मिलेंगे यह इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। तो चूना भंडार के लिए मंदारम व बाराकोट क्षेत्र। फिर इसके अलावा बात करें मसूरी का जो महार गांव है या कियारकुली जो गांव है, खड़िया के लिए काफी प्रसिद्ध है। जो खड़िया जो खनिज होता है उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। 2 फैक्ट आपने देख लिए हैं। देहरादून का जो घपीला जो गांव है वो जिप्सम के लिए काफी प्रसिद्ध है। जिप्सम के लिए यह काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, लास्ट ये 9वां पॉइंट है कि राज्य का प्रथम साइबर थाना 25 मार्च 2015 को देहरादून में स्थापित किया गया। कब? 25 मार्च 2015 को। अब यहाँ पे अगर मैं यह क्वेश्चन पूछता हूं कि दूसरा जो थाना है वो कहां पे स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखिए, कुछ क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने साझा करोगे तो दोस्तों बेनिफिट आपको मिलेगा।
तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताए उनका आंसर जरूर सर्च करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहला जो साइबर थाना है वो देहरादून में 25 मार्च 2015 को। दूसरा थाना कुमाऊं क्षेत्र में खोला गया है। कब खोला गया और कहां पे खोला गया कुमाऊं में। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए एक है उत्तराखंड में जो पहला जो बाल मित्र पुलिस थाना है। देखिए खुला पहला बाल मित्र थाना की बात करें, यानी उत्तराखंड में खुला पहला बाल मित्र थाना। देखिए थोड़ा लैंग्वेज गलत हो गई। उत्तराखंड में जो पहला बाल मित्र जो थाना है उसकी स्थापना देहरादून में 22 जनवरी 2021 में ही की गई थी। 22 जनवरी 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा की गई थी। तो 22 जनवरी 2021 में उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना। इसके अलावा बात करें दूसरा थाना, यह आपके कमेंट बॉक्स के लिए अभी हाल ही में करंट अफेयर का पॉइंट भी है। और इसके अलावा बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की बात करें तो 1987, यहां पे ध्यान रखना अकादमी पूछा है, स्कूल या कॉलेज नहीं पूछा है। कॉलेज पूछा जाता तो 1938 हो जाता, यहां पे है अकादमी 1987। इसके अलावा बात करें ओएनजीसी की बात करें तो 1956 में। फिर यहाँ पे बात करते हैं जो क्षेत्रीय अभिलेखागार है, इसकी स्थापना देहरादून में 1980 में की गई थी, लेकिन इसे राजकीय अभिलेखागार का जो दर्जा दिया गया वो 15 अक्टूबर 2003 को दिया गया। 15 अक्टूबर 2003 को। फिर यहाँ पे देखिए वाडिया इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जो हिमालय जियोलॉजी है, इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी 1968 में और 1976 में देहरादून स्थानांतरित किया गया था वाडिया इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे अगर 15 पॉइंट देखिए ये पॉइंट शायद हमने पहले डिस्कस कर दिया है, फिर भी ध्यान रखें 30 जून 2006 को आरबीआई का एक क्षेत्रीय जो शाखा है यहाँ पे खोली गई थी। फिर यहाँ पे 16वां पॉइंट है कि जोनसार भाबर क्षेत्र में जो टोंस नदी है यानी टोंस नदी घाटी है, वहां का जो कुमैया जो बरेला जो क्षेत्र है वह सीसा जो पीबी होता है उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे 2 प्रश्न फिर आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए। देखिए यहाँ पे हमने लगभग आपको 5 या 6 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा। अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस लिख देना, उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी, इन दोनों की स्थापना भी कब हुई ये भी आप बताना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आज के इस लेक्चर में इतना ही है और देहरादून हमारा कंप्लीट हो गया, यानी जितनी कोशिश हो सकती थी देहरादून के संदर्भ में वे सभी हम आपके सामने फैक्ट यहाँ पे लाए हैं और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लगभग आपके सामने देहरादून से लगभग 200 से 300 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने आपको डिस्कस कराए हैं और यही फैक्ट आपको पूछे जाएंगे। तो इन्हें रट लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिए। यही क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प देने वाले हैं आने वाले यूपीएससी के एग्जाम में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।